जय हिंद एवरीवन। आई होप दैट यू आर फाइन, यू आर डूइंग गुड एंड आपकी सीरियसली प्रिपरेशन जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। चलनी भी चाहिए। काफ़ी सारा कंटेंट आप लोगों के पास आ चुका है। अगर इस कंटेंट के साथ भी जो आपको डिफेंस उस्ताद ने प्रोवाइड कराया है, अगर आप इस कंटेंट के साथ भी प्रिपरेशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद स्ट्रेटजी। अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रोवाइज करते रखिए, उसको रिजिड मत बनाइए। ठीक है, तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं मई 2023 के करंट अफेयर। एज यूजुअल हम नेशनल एंड डिफेंस, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कैटेगरीज को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद नेशनल एंड डिफेंस। तो भाई सबसे पहली खबर है कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो नए सीवीसी बन गए। ठीक है, तो भाई बेसिकली होता क्या है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि भाई आपका होता है सीवीसी, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो जो डायरेक्टर या फिर हेड होता है ना, उसको क्या ड्यूटीज असाइन की जाती है भाई? उसको ड्यूटीज असाइन की जाती है 2 सालों के लिए। ठीक है, किसके हिसाब से? सीवीसी एक्ट 2003 के हिसाब से। कोई भी आईपीएस ऑफिसर जो डीजीपी की रैंक आपकी बेसिकली हैंडल करता है ना, वो क्या कर सकता है? वो भाई आपका पॉइंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट भाई चलते हैं बिहान मेला की तरफ। बिहान मेला एक यूनिक फेस्टिवल है जो कि आपके उड़ीसा के कौंड ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कौंड ट्राइब है, ये उड़ीसा को बिलोंग करता है। ठीक है, कहाँ? उड़ीसा की नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, ये आपका मेला जो है 2019 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका जो लिटरल मीनिंग होती है दैट इज सीड फेस्टिवल, यानी कि बीज मेला। जो इंडिजिनियस क्रॉप्स हैं, वेराइटीज जो हैं, जो फार्मर्स इस रीजन के उगाते हैं, बेसिकली इस मेले में उन पर ही फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, वायनाड डिस्ट्रिक्ट टॉप्स ओडीएफ प्लस रैंकिंग। तो भाई देखो, ओडीएफ का मतलब क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में जो शौच की जाती है, ठीक है, उस शौच को बंद किया गया। ओपन डेफिकेशन है ना, जो खुले में भाई गांव देहात में या सिटीज में भी कई जगह लोग जाते हैं डेफिकेशन करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए, वो बंद करने के लिए। ठीक है, तो ओडीएफ प्रोग्राम जो है आपका, ये स्वच्छ भारत मिशन का प्रोग्राम है। आपका October 2, 2014 को इसको लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ताकि क्लीनिनेस और सैनिटेशन को पूरी कंट्री में अचीव किया जा सके। इसी के अंडर में वायनाड को 2023 की जो रैंकिंग है उसमें ओडीएफ में सबसे टॉप पे किया है। नेक्स्ट आते हैं एसटी स्टेटस ऑफ मैतेई कम्युनिटी। तो भाई हुआ क्या, पूरी कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि मई 3, 2023, ठीक है, वायलेंट क्लैशेस जो हैं वो आपके मणिपुर में कई जगह पर हुए, जब एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, हाँ, AISUM, ठीक है, 80SUM के द्वारा, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर के द्वारा निकाला गया। फ्लैग मार्चेस आर्मी और असम राइफल्स के द्वारा इन क्लैशेस वाले रीजन्स में निकाले गए। और उसके बाद जो कन्फ्लिक्ट क्या कन्फ्लिक्ट हुई है कि मैतेई कम्युनिटी जो है वो अपने लिए एक एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की डिमांड कर रही है। मैतेई कम्युनिटी इस डिमांड जो इनकी है बेसिकली तकरीबन एक डिकेड से चल रही है, 10 सालों से इनकी डिमांड चल रही है कि भाई हमको जो है वो हमको इस एसटी का स्टेटस दिया जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब में हमें शामिल किया जाए। तो शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर वो इस डिमांड को पुश कर रही है। अप्रैल में क्या होता है कि भाई अप्रैल में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर रिलीज किया और गवर्नमेंट से कहा कि भाई मैतेई ट्राइब यूनियन की जो डिमांड्स हैं, है ना, उसको आप कंसिडर कीजिए। ठीक है, और मणिपुर गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस भी दिए। अब अगर हम इस डिमांड की अपोजिशन की तरफ देखें तो भाई कुछ और ट्राइबल ग्रुप्स हैं मणिपुर में, वो इस एसटी स्टेटस एमएटी को दिए जाने की क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। अपोजिशन उनका इस बेसिस पे कि भाई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमारे लिए कम हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मेटीज का जो डोमिनेशन है वो पॉपुलेशन में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ क्या है भाई, इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी उन्होंने उठाए हैं। लाइक वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि कुछ सेक्शंस जो हैं मैतेई कम्युनिटी के, है ना, वो ऑलरेडी आपके शेड्यूल्ड कास्ट के अंडर में कैटेगराइज है ना,
और कुछ जो है वो ओबीसीज के अंडर में ऑलरेडी कैटेगराइज है, और जो मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है मेटेइस के द्वारा वो ऑलरेडी 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है। ठीक है, तो वो इस चीज को अपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑल इंडिया रेडियो टू बी एक्सक्लूसिवली नोन एज आकाशवाणी। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि ऑल इंडिया रेडियो जो है उसको अब, जो हमारी पब्लिक कंट्री का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, उसको अब सिर्फ आकाशवाणी नाम से ही रेफर किया जाएगा सारे ब्रॉडकास्ट और सारे प्रोग्राम्स में। यानी कि आपका प्रसार भारती एक्ट आया था, प्रसार भारती एक्ट ऑफ 1990 जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया था, और इसमें ये बोला गया था कि जो नाम है और टाइटल है ब्रॉडकास्टर का वो आपकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के हिसाब से होना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट ने बाद में आकाशवाणी कर दिया। लेकिन एआईआर जो है उसको भी काफी हद तक यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो लॉ है वो 1997 में आया था, लेकिन रीनेमिंग जो उसकी है वो अब जाके प्रॉपर तरीके से हुई है। नेक्स्ट आते हैं सक्षम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। तो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी जो है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने सक्षम लॉन्च किया। अब भाई सक्षम क्या है? बेसिकली ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपका डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, पर्पस क्या है कि एडवांस नॉलेज को सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए स्टिमुलेट करना, ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड करा। नेक्स्ट आते हैं भाई हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। तो भाई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 लॉन्च की। हरित सागर गाइडलाइंस जो 2023 की है वो बेसिकली किस चीज की बात करती हैं? वो एक ऐसे इकोसिस्टम डायनेमिक्स की बात करती हैं पोर्ट डेवलपमेंट में, है ना, पोर्ट डेवलपमेंट में, पोर्ट के ऑपरेशन में, पोर्ट के मेंटेनेंस में, इन सब की बात की जा रही है। इसके साथ साथ वर्किंग विथ नेचर, यानी कि इसके द्वारा नेचर को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ये उनका बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ साथ जो हार्बर इकोसिस्टम होता है भाई, जहाँ पर हमारे पोर्ट के आसपास जो हार्बर वाला इलाका रहता है, जहाँ पर हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी इम्पैक्ट उनके ऊपर भी कम से कम हो, है ना, उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये लोग किस चीज की बात करते हैं? ये लोग क्लीन या फिर जैसे हम ग्रीन एनर्जी बोलते हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, है ना। पोर्ट ऑपरेशन में पोर्ट कैपेबिलिटीज जो स्टोरेज के लिए बढ़ानी है, इसके साथ साथ ग्रीनर फ्यूल्स को हैंडल करने की बात की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ग्रीनर फ्यूल्स में भाई ग्रीन ग्रीन अमोनिया हो गया, ठीक है, ग्रीन मिथेनॉल या फिर इथेनॉल वगैरह हो गए, तो इन सबको बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ पोर्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि तकरीबन 60% जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है पोर्ट की, वो आपकी 2030 तक आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के द्वारा पूरी की जानी चाहिए। और 2047 का एम रखा गया है कि भाई पोर्ट की 90% की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के द्वारा पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ 2030 तक ये भी बोला है कि उनके पास एक LNG बंकरिंग स्टेशन भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो 2025 तक पोर्ट एरियाज में सेटअप किए जाएंगे। और जो आपकी ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है, GRI स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली आपके पोर्ट से रिलेटेड GRI जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी अडॉप्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर की तरफ। तो भाई मोबाइल फोन थेफ्ट, जो स्मार्टफोन का थेफ्ट होता है, और यूजर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो है वो लॉन्च किया। ठीक है, इसका जो लॉन्च है वो मई में हो जाएगा, यानी कि मई में हो चुका है, May 17, 2023 को हो चुका है। ये एक इनोवेटिव ट्रैकिंग सिस्टम है जिससे इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जाएगा कि वो अपने स्टोलन मोबाइल फोन्स को ट्रैक कर सके और ब्लॉक कर सके। ठीक है, तो इसका जो पायलट रन है ना वो किया जा रहा है सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, यानी कि CDOT के द्वारा। सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स आपकी एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बॉडी है जिसने CEIR सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में काफी क्रूशियल रोल निभाया है। एक सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट जो CEIR सिस्टम का आता है वो ये आता है कि भाई मैंडेटोरी डिस्क्लोजर होना चाहिए IMEI नंबर का, यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर का जो है मैंडेटोरी डिस्क्लोजर होना चाहिए बिफोर इन इंडिया।
तो IMEI आपका जो होता है ये एक 15 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है, जो एक क्रूशियल पैरामीटर के तौर पे वर्क करता है जब आपके अनऑथोराइज्ड मोबाइल फोन्स की सेल किया जाए। टेलीकॉम नेटवर्क में जब भी हमारे अनऑथोराइज्ड मोबाइल फोन्स जो होते हैं उनकी एंट्री होती है तो IMEI नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्साह पोर्टल एंड POP पोर्टल की। तो भाई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो भाई दो नए पोर्टल्स आए हैं इसके लिए। पहला तो भाई हमारा आया है उत्साह, ठीक है, उत्साह पोर्टल आया है, और उसके साथ दूसरा आया है POP यानी कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल, ठीक है, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एक्सेस एंड कोलैबोरेशन विद इन द हायर एजुकेशन सेक्टर। ये इनिशिएटिव्स आपके NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में अलाइंड। नेक्स्ट बैक टू मणिपुर, द डिमांड फॉर कुकी लैंड। तो बेसिकली एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मणिपुर में मांगा जा रहा है आपका कुकी और जोमी MLAs के द्वारा, ठीक है, यानी कि कुकी जोमी जो ट्राइब्स हैं और मेती कम्युनिटी जो है इनके बीच में काफी क्लैशेस बढ़ गए मणिपुर। अगर हम कुकी लैंड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इनका जो ओरिजिनल डिमांड है बेसिकली ये आपकी 1980s तक जाती है, 1980s तक जाती है, जब आपकी कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ द कुकी जोमी इंसर्जेंट ग्रुप, ये इंसर्जेंट ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स में थे ये आपके बने। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक डिमांड स्टार्ट कर दी कि भाई मणिपुर के अंदर ही हमें एक अलग से कुकी लैंड चाहिए। कौन कौन सी टेरिटरीज को कुकी लैंड के तौर पे भाई क्लेम किया जा रहा है, तो भाई इसमें हमारे बहुत सारे इलाके आ जाते हैं, लाइक सादर हिल्स आ जाता है, ठीक है, चूरचंदपुर आ जाता है, चंदेल आ जाता है, उमलिंग लॉन्ग का इलाका आ जाता है, उखरुल आ जाता है। ये सारे इलाके जो है ये जो रेड से आपको दिखाई दिए जा रहे हैं ये सारे के सारे डिमांड किए जा रहे हैं कुकी लैंड के तौर पे। इसके साथ साथ कुकी स्टेट डिमांड कमेटी जो है उन्होंने ये बोला है कि ये जो टेरिटरीज है इसमें आपका मणिपुर का 60% से ज्यादा एरिया आ जाता है, इनको कुकीज के लिए कुकी लैंड के तौर पे डिजिग्नेट किया जाना चाहिए। अनरीजनेबल डिमांड है भाई, लेकिन है। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशंस ऑफ द गो फास्ट एयरलाइन सस्पेंशन। तो भाई एविएशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है इसमें क्या हुआ भाई, एक सिग्निफिकेंट स्टेप हुआ, वो ये कि गो फर्स्ट जो है उसका कोलैप्स हो गया, गो फर्स्ट एयरलाइंस कोलैप्स कर गई। इसको कॉमनली गो एयर नाम से जाना जाता था, ठीक है, इन्होंने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए और बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के द्वारा, और सिविल एविएशन सेक्टर में इन शोक और शॉक दोनों की लहर दौड़ गई। तो अगर हम गो एयर से गो फर्स्ट की बात करें, है ना, गो एयर से गो फर्स्ट की अगर जर्नी की बात कर रहे हैं तो गो फर्स्ट एयरलाइन को पहले गो एयर कहा जाता था, ठीक है, इनका सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर था इंडिया में, तकरीबन 29,000 जो पैसेंजर्स हैं डेली, ठीक है, ये आपके मार्च की अगर हम बात करें तो ये ले जाते थे, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी 200 की अराउंड डेली फ्लाइट्स भी चलती थी, तो डोमेस्टिक एविएशन सीन में ये क्रूशियल प्लेयर्स थे। लेकिन फिर क्या होता है कि भाई हमारी एयर बस ये A332 NEO एयरबस के न्यू एयरक्राफ्ट जो है उनकी ग्राउंडिंग हो गई। ये आपके 25 के समथिंग एयरक्राफ्ट से उनकी ग्राउंडिंग हो गई। क्यों? क्योंकि प्रैट एंड विटनी जो इंजन्स थे, प्रैट और विटनी के जो इंजन्स थे वो बेसिकली इस एयरलाइन के लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक के तौर पे काउंट किए जा रहे थे, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही, ठीक है। क्या बेसिकली ट्रेवल थी प्रैट एंड विटनी इंजन्स के साथ में, गो फास्ट और इंडिगो एयरलाइंस दोनों को ग्राउंडिंग इश्यूज फेस करने पड़े क्योंकि प्रैट और विटनी इंजन्स जो उनके एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल थे उसकी वजह से। फिर इंजन्स में काफी ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। इनको 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 में लॉन्च करने के बाद में रेगुलेटरी ऑर्डर्स आए कि भाई ये जो एयरलाइंस है इनको इन फॉल्टी इंजन्स को रिप्लेस करना है अपने फ्लीट्स को एक्सपेंड करने से पहले। तो गो फर्स्ट ने ये क्लेम किया कि अमेरिकन इंजन मैन्युफैक्चरर जो है वो उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़े। तो गो फर्स्ट का कोलैप्स से क्या होता है कि भाई इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट जगह जो है वो खाली हो गई है। जेट एयरवेज आपका 2019 में कोलैप्स करा था, है ना। उसके बाद जो दूसरा मेजर प्लेयर है दैट इज गो फर्स्ट। इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक इंटरिम रेजोल्यूशन ऑफिशियल क्या करेगा, उनके पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कंक्लूड करेगा, ठीक है। पैसेंजर्स पे बहुत
तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लास्ट मिनट फ्लाइट के बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन हुए हैं, और कुछ केसेस में जो आपके स्काई फेयर्स होते हैं, जो आपके एयर फेयर्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा तेजी आई है। यानी कि जो पीक समर का ट्रैवल सीजन रहता है, मई के टाइम मैक्सिमम लोग वेकेशन के लिए जाते हैं, है ना, तो इस टाइम पे बहुत इश्यूज हुए। अब अगर हम डेब्ट और क्रेडिटर्स की बात करते हैं, डेब्ट और क्रेडिटर्स की बात किए बिना इसको कंक्लूड करना मुश्किल होगा। तो डेब्ट एंड क्रेडिटर्स की बात करें तो वो फर्स्ट के ऊपर एक सब्सटेंशियल डेब्ट वर्जन भी है, बर्डन भी है। यानी कि इनकी टोटल लाइबिलिटीज जो है, इनकी टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, वो 11,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये जो एयरलाइन है भाई, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, एयरक्राफ्ट लेसर्स हो गए, कुछ बैंक्स हो गए लाइक एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ड्यूश बैंक, IDBI बैंक, ठीक है, इन लोगों ने भी आपकी इस एयरलाइन को पैसे दे रखे। लेकिन ये जो प्रोस्पेक्ट्स है कि भाई इनका पैसा रिकवर हो जाएगा, इट वाज अ बिट हेजी, थोड़ा ग्रिम था, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया कि भाई 25% से लेकर 30% तक ही पैसा इनका रिकवर हो पाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। तो भाई रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि GNCTD अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, ठीक है, ये बेसिकली आपका GNCTD 1991 को अमेंड करेगा। ये ऑर्डिनेंस क्या कर रहा है, ये ऑर्डिनेंस आपके सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन को नलिफाई कर देगा, यानी कि इसको रद्द कर देगा एक तरीके से। कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट डिसीजन दिया था कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर में जो पास में ये पावर रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर, जो भी भाई हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उनके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट की चलेगी, उनकी पावर रहेगी। लेकिन इसमें हमारी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड की जो सर्विसेज हैं वो काउंट नहीं की जाए, ठीक है। तो नेशनल कैपिटल एरिया में जो है, नेशनल कैपिटल में भाई इनकी चलेगी, यानी कि इस रीजन में उनकी चलेगी। यानी कि ऑर्डिनेंस ने ये भी बोला कि जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है, सॉरी, इस ऑर्डिनेंस ने ये बोला कि दिल्ली लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उनको ये पावर नहीं रहेगी कि वो सर्विसेज जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इनके ऊपर क्या कर सके, इनके ऊपर में कुछ भी कानून बना सके, लेजिस्लेट कर सके। और हालांकि ये आती स्टेट लिस्ट के अंडर में है ना, और स्टेट लिस्ट के अंडर में आती है, तो भाई स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उनको उनके ऊपर कानून बनाने की पावर होनी चाहिए। लेकिन भाई क्योंकि ये नेशनल कैपिटल रीजन है तो भाई यहाँ पर नहीं दी जाती, सुप्रीम कोर्ट ने इनको दी। लेकिन भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में एक और कानून लेके आया, एक प्रॉपर कानून लेके आया, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई भाई, बिल्कुल भी नहीं हुई, ना ही लोकतंत्र की पीठ पर छुरा भौंका गया। ये प्रॉपर आपका पार्लियामेंट में प्रोसीजर हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को दोबारा से बाईपास कर लिया, ठीक है। तो सर्विस में कौन कौन सी चीजें आती हैं भाई, सर्विस में आपके बहुत सारे मैटर्स आते हैं, लाइक जो दिल्ली गवर्नमेंट की और विजिलेंस के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर से रिलेटेड चीजें आती हैं। इसी बीच हमारा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी भी आ जाती है। ये क्या करती है, इन्होंने बेसिकली एक नई स्टेचुटरी अथॉरिटी जो है वो आपकी क्रिएट की गई ताकि वो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंडेशंस दे सकें पोस्टिंग, विजिलेंस और बाकी इंसिडेंटल मैटर्स से रिलेटेड। NCCSA में कौन रहेगा भाई, NCCSA में चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रहेंगे, जो उसके चेयरपर्सन रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे होम डिपार्टमेंट के। सारे मैटर्स जो भी हैं वो NCCSA के द्वारा आपके बेसिकली मेजॉरिटी वोट्स के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे वोटिंग करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी। इसी बीच अगर हम LG की पावर्स की बात करें तो LG अपने सोल डिस्क्रिप्शन में एक्ट करेगा, यानी कि उनका जो क्या बोलते हैं रोल है, बेसिकली उनको जो पावर्स दी गई है अथॉरिटीज के द्वारा वो अपने हिसाब से एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। LG का जो डिसीजन है वो फाइनल रहेगा अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है उनके बीच में और इस अथॉरिटी के बीच में। इसी बीच में एक और आर्टिकल आ जाता है, उसको कहा जाता है आर्टिकल 239AA। ये आर्टिकल क्या करता है, ये आपका 69th अमेंडमेंट ऑफ 1991 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। इसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया था दिल्ली को ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ S बालाकृष्णन कमेटी, ठीक है। इस कमेटी के द्वारा दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। इसमें ये कहा गया था कि जो NCT है दिल्ली की, इनको एक एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा और एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिलेगी, एक विधानसभा भी मिलेगी।
लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास में ये पावर होगी कि भाई वो किसी भी मैटर जो आपका स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है या फिर जो आपका कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड है उसके ऊपर में वो लॉज बना सकते हैं, एक्सेप्ट इसमें भाई हमारी पुलिस जो है वो काउंट नहीं की, है ना। पब्लिक जो आपकी ऑर्डर है वो काउंट नहीं किया जाता, और लैंड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो काउंट नहीं की जाती, ठीक है। तो भाई ये इन चीजों के अलावा बाकी सारी चीजों पे कानून बना सकते हैं। अगर एलजी और उसके मिनिस्टर्स के बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ मिनिस्टर्स आता, कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो एलजी उस मैटर को प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, एज सिंपल एज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ई गवर्न स्टेट की तरफ। तो भाई केरला फर्स्ट, है ना, केरल जो है भाई वो हमारा फर्स्ट फुल ई गवर्नमेंट स्टेट बना इंडिया में, यानी कि इनकी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको काफी हद तक डिजिटाइज कर दिया गया है, जिससे सिटीजन्स को एक प्रॉम्प्ट और ट्रांसपेरेंट पूरा प्रोसेस जो है फास्ट ट्रैक हो जाएगा और उनको उसकी डिलीवरी मिलेगी। तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसमें आपके बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं, लाइक वाइड एरिया नेटवर्क यूज किए जाते हैं, इंटरनेट तो भाई यूज किया ही जाता है, मोबाइल कंप्यूटिंग यूज की जाती है गवर्नेंस को इनहेंस करने के लिए। केरल ने इससे पहले के फोन भी लॉन्च किया था, यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। इससे सिटीजन्स को इंटरनेट उपलब्ध कराना एक बेसिक राइट बन गया था। इसके साथ साथ ई सेवा नाम जो है ये आपकी 900 पब्लिक सर्विसेज के लिए तालुक लेवल पे इसको भी एक सिंगल पोर्टल के तौर पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेंगोल की तरफ। तो भाई नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन हो गया है, उस मई में होने वाला था, तो उस टाइम पे एक सिग्निफिकेंट आइटम जिसे कहा जाता है सेंगोल, है ना, सेंगोल सेप्टर जो है ये एक छड़ी की तरह होता है, ये आपका एक प्रोमिनेंट स्टॉक पे यानी कि सिंहासन के पास में स्थापित किया जाए। ये आपका काउंट होता है एक ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पे, सिंबल है ना। सेंगोल का जो सेप्टर है ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वही लेके चलता है, यानी कि इसको जवाहरलाल नेहरू जी को जो है गिफ्ट किया गया था, ठीक, इंडिया के इनॉग्रल प्राइम मिनिस्टर। ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया था कि भाई अब जो अथॉरिटी है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी जा रही। तो भाई ये आपका तमिल वर्ड सेम्मई से डिराइव्ड है, इसका मतलब होता है एक्सीलेंस। सेंगोल आपका पावर और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेंगोल सेप्टर को सिंबॉलिक ट्रांसफर के तौर पे यूज करने का जो आइडिया था वो आपका सी राजगोपालाचारी जी को जाता है। उन्होंने बेसिकली इस आइडिया को इनिशिएट किया था। ये तब हुआ था जब लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के वॉइसरॉय थे, उन्होंने एक सुटेबल सिंबल के लिए उनसे डिमांड की कि भाई जब हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक सुटेबल सिंबल भी होना चाहिए, है ना। तो सी राजगोपालाचारी से तो एडवाइस मांगी गई, जो उस टाइम पे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई सेंगोल सेक्टर को यूज किया जाए, है ना। ये बेसिकली आपका चोल डायनेस्टी में होता था, जब एक राजा अपने उत्तराधिकारी को इस तरह से पावर ट्रांसफर करता था तो भाई इस सेंगोल को ट्रांसफर किया जाता। वो राजा जी ने ये सोचा कि भाई सेंगोल जो है वो एक फिटिंग सिंबल रहेगा इंडिया के लिए। इसी के साथ साथ ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर सेरेमनी में जो होगी, इसमें आपका एक ऑर्डर जिसको अन्नाई कहा जाता है, तमिल में इसको अन्नाई कहा जाता है, ये भी नए रूलर को दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर सिंबलाइज करता है कि भाई आपको जो गवर्न करना है, आपको जो राज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है और धर्म के प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए करना है। आपको जस्टिस और फेयरनेस जो है वो जनता में बांटना है। अब अगर हम सेंगोल सेप्टर की बात करें तो भाई चेन्नई के बेस्ड जो ज्वेलर्स हैं इसमें आ जाते हैं आपके भूमिदीन बंगारू चेट्टी, ठीक है। इन्होंने इस टास्क को अंडरटेक किया कि भाई इस हिस्टोरिक सिंबल को वो दोबारा बनाएंगे। उन्होंने 5 फुट का लंबा जो है सेक्टर बनाया, मेजेस्टिक फीचर्स, यानी कि सबसे ऊपर इसमें आपको नंदी महाराज बैठे हुए दिखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ नंदी महाराज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जस्टिस एंड फेयरनेस। तो भाई अगस्त 1447 को क्या हुआ था कि भाई 3 जो आपके प्रीस्ट थे तमिलनाडु की तंजौर डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने सेंगोल सेक्टर को अपने हाथ में लिया, काफी रिस्पेक्ट के साथ लिया, और उसके बाद उनको जवाहरलाल नेहरू को जिया, इन्होंने उसको कहीं किसी म्यूजियम में रखवा दिया, ठीक है। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं भाई न्यू रूल्स फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। काफी हिस्टोरिक तस्वीर है ये, ठीक है, एकदम भोकाल मचाने वाली। तो एसपीजी भाई हमारा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है फॉर डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर इमीडिएट फैमिलीज।
तो भाई 1985 में जो भाई इसको फॉर्म किया गया था, इंदिरा गांधी जो हमारी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी हत्या के बाद, उनके असैसिनेशन के बाद, ठीक है। 1984 में उनका असैसिनेशन हुआ था। उसके उस टाइम तक दिल्ली पुलिस जो है, उनके स्पेसिफिक जो कमांडोज या फिर अच्छे खासे जवान हुआ करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह को सुरक्षा देते थे। लेकिन उसके बाद ये नेसेसिटी महसूस हुई कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है एक बनाया जाना चाहिए, जिसका काम यही रहेगा कि भाई फॉर्मर पीएम्स है जो बाकी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज होती हैं, उनकी सुरक्षा करे। तो भाई 1985 में भाई इसको स्टार्ट किया गया कंट्री के टॉप लीडर्स को बचाने के लिए। अगर हम इसके लीडरशिप और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर क्या था, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और उनके हेडक्वार्टर की बात आती है। यानी कि नए रूल्स के हिसाब से जो एसपीजी है उसको कौन लीड करेगा, उनको आईपीएस का, इंडियन पुलिस सर्विसेज का एडिशनल डायरेक्टर जनरल से, एडीजी से कम रैंक का अधिकारी जो है वो लीड नहीं कर सकता। इससे ये भी इंश्योर होगा कि भाई जो एक्सपीरियंस और सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस फोर्स को मैनेज करेंगे। एसपीजी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में आता है, ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। जिससे क्या होता है कि भाई कोऑर्डिनेशन और क्विक रिस्पॉन्सिव सिक्योरिटी मैटर्स में तुरंत मैनेज की जा सके। अब अगर हम अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करते हैं ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो जो भी ऑफिसर्स आपके ऑल इंडिया सर्विसेज को बिलोंग करते हैं उनको एसपीजी के द्वारा डेप्यूटेशन पे लिया जाता है। इससे क्या होता है कि भाई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग ब्रांचेस जो गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच भी बढ़ती है सिक्योरिटी में, सब तरह का दिमाग आता है ना। तो इनिशियल जो डेप्यूटेशन रहेगा नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए एसपीजी में, वो आपका 6 साल के लिए रहता है, जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज को नहीं बिलोंग करते, जिससे एक कंटिन्यूटी और एक्सपर्टीज डेवलपमेंट बढ़ता है। कम टर्म के लिए करोगे तो फिर भाई इशू आएगा, है ना। अब अगर एसपीजी के डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो भाई इनमें क्या होता है कि भाई जनरल सुपरिटेंडेंस आ जाता है, डायरेक्शन, कमांड एंड कंट्रोल, सुपरविजन, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इनके हाथों में आ जाता है। इसके साथ साथ ये रोल ये भी इंश्योर करता है कि भाई ऑपरेशंस प्रॉपर होने चाहिए, प्रोटोकॉल्स को तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। कोई भी पीएम के पास में आए किसी ब्रिज पे, अगर उनको रोकने की कोशिश करे तो सामने वाले बंदे को उड़ाने की क्षमता भी इनके अंदर में होनी चाहिए। ये सब इनके हाथ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सर्वे रिपोर्ट और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इनको बेसिकली क्या किया गया है, इनको बेसिकली सेकंड रैंक दी गई। इस चीज के ऊपर सेकंड रैंक दी गई है, एक इन्फ्लुएंशियल असेसमेंट है, इसको कहा जाता है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। बेसिकली आपका डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवेल्यूशन ऑफिस जो है, DMEEO जो है, ये आता है आपका नीति आयोग के अंडर, है ना। ये DGQI सर्वे को अंडरटेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है लेवल ऑफ मैच्योरिटी देखना इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सिस्टम्स और उनका इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिर आता है एरावत एट 75th पोजीशन इन टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो भाई इंडिया को एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हासिल हुआ है इन द रियल्म ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो AI सुपर कंप्यूटर, AI रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म है, जिसको कहा जा रहा है एरावत, ठीक है। AI क्या बोला मैंने, हाँ, AI रिसर्च एनालिटिक्स, ठीक है, एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म, कुछ फिट नहीं हो रहा लेकिन इसको एरावत कहा जा रहा है, ठीक है। इसको 75th पोजीशन दी गई है इन द प्रेस्टिजियस टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट, ठीक है। ये आपका 61st एडिशन हुआ भाई इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ 2023 के द्वारा। ये आपकी की गई थी भाई जर्मनी में, इसको जर्मनी में भाई हैंड किया गया, ठीक है। तो भाई इसमें गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल प्रोग्राम है AI पे, एरावत जो है, ये आपका सीडेक के द्वारा अंडरटेक किया गया था, सीडेक पुणे के द्वारा अंडरटेक किया गया था, ताकि इंडिया की जो AI सुपर कंप्यूटिंग नीड्स है और प्लस जो कैपेबिलिटीज है उसको आगे आगे काफी ऑल ओवर द ग्लोब उसको प्रसार किया जा सके, प्रोपोगेट किया जा सके। नेक्स्ट हम आते हैं तुंगनाथ टेम्पल पे। तो भाई मार्च 27 को, मतलब कि मई की स्टार्टिंग से पहले, सॉरी अप्रैल की स्टार्टिंग से पहले पहले एक नोटिफिकेशन आपका इशू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भाई हमारा प्राचीन मंदिर है तुंगनाथ का, है ना, ये आपका एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे घोषित किया जाए। मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस तो है ही है, लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे भी इसको घोषित किया जा सके। तो तुंगनाथ टेम्पल कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड,
सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज है हिंदुओं के लिए। इसके साथ साथ ये आपकी 5 पंच केदार हैं, पंच केदारों में से थर्ड रैंक पर यानी कि तीसरे आते हैं उत्तराखंड में जो लाई करते हैं। स्पेशल फीचर्स की बात करें अगर हम तुंगनाथ मंदिर की, तो भाई ये आपकी 12,800 फीट पर सिचुएटेड है। ये आपका एकमात्र एशियंट यानी कि प्राचीन शिवालय आता है जो आपका सी लेवल से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर सिचुएटेड है ना। और इसके साथ साथ ये आपके वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्पल्स की कैटेगरी में आता है जो भगवान शिव को, भगवान महादेव को डेडिकेटेड है। और पंच केदार टेम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो इनमें ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे आता है। ठीक है, एक बड़ी सी रिज बनी हुई है जो आपकी क्या करती है भाई, आपकी 2 नदियों के पानी को अलग करती है। एक भाई हमारी मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी है जो आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है केदारनाथ के पास से। और दूसरी भाई हमारी अलकनंदा, अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है बद्रीनाथ से। तो इनके बीच में भाई, इनके पानी को डिवाइड करते हुए भाई जो है हमारी वो तुंगनाथ टेम्पल आ जाता है एक रिज पे। जो पीक है तुंगनाथ की बेसिकली रिज की, ये आपकी इसमें अलग अलग नदियां आ जाती हैं। लाइक इसमें एक आ जाती है आकाश कामिनी रिवर। ठीक है, आकाश कामिनी रिवर आ जाती है। मतलब ये छोटे छोटे आपके सोते टाइप के हैं, छोटे छोटे आपके स्प्रिंग्स टाइप के हैं। ये मिलके आपकी आकाश कामिनी जो रिवर है उसको बना ले। ठीक है, बेसिकली ये आपका चंद्रशिला पीक से यानी कि चंद्रशिला पीक से थोड़ा सा नीचे की तरफ ही लाई करता है। काफी अच्छा लैंडस्केप यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जो है उन्होंने तुंगनाथ के पास में चंद्रशिला पीक पर क्या किया था, ध्यान लगाया। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये पंच केदार टेम्पल्स के साथ में बिलोंग करता है। पंच केदार जो आपके टेम्पल्स हैं, ऐसा माना जाता है कि भाई इनको जो है पांडव जो है उन्होंने अपने हिमालय प्रवास के दौरान बनवाया था। इसके साथ साथ इसको तृतीय केदार भी कहा जाता है। पंच केदार क्लस्टर का ये फॉर्म है। पंच केदार में कौन कौन आ जाता है भाई, एक तो केदारनाथ जी आ जाते हैं, बद्रीनाथ जी आ जाते हैं, ठीक है, मठ महेश्वर आ जाते हैं, तुंगनाथ आ जाते हैं, रुद्रनाथ आ जाते हैं और कल्पनाथ आ जाते हैं। ये सारे के सारे आपके गढ़वाल हिमालयास में फैले हुए। नेक्स्ट बात करते हैं कपिलेश्वर टेम्पल की। तो भाई कपिलेश्वर टेम्पल ये है, ये आपका आता है उड़ीसा के भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। कपिलेश्वर टेम्पल जो है वो उड़ीसा की रिच कल्चरल हेरिटेज का एक प्रतीक है। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया कि इस मॉन्यूमेंट को, इस टेम्पल को जो है वो हम अपनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स लिस्ट में डालें। ठीक है, इसमें इसको शामिल करें। तो कपिलेश्वर टेम्पल जो है ये आपका 5th सेंचुरी को बिलोंग करता है। 5th सेंचुरी को बिलोंग करता है। आपका 14th सेंचुरी में गजपति कपिलेंद्र जो देव थे, प्रोमिनेंट रूलर थे उड़ीसा के, उन्होंने इस टेम्पल को रिनोवेट कराया, इसको ग्रैंड्योर जो है वो प्रोवाइड कराया। इसके अंदर जो कार्विंग्स हैं, जो इसका आर्किटेक्चर है, वो आपकी कलिंग स्टाइल को बिलोंग करता है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज फॉरम शॉपिंग। तो फॉरम शॉपिंग क्या है भाई, फॉरम शॉपिंग आपका एक लीगल टर्म है ना, लीगल टर्म है। ये शॉपिंग मतलब एक्चुअल शॉपिंग नहीं होती है, ये आपकी डेलिबरेट चॉइस होती है, आपकी जानबूझ कर की गई एक चॉइस होती है जो लिटिगेंट्स या लॉयर्स के द्वारा की जाती है कि भाई हम अपना केस जो है वो किसी पर्टिकुलर जज के सामने लाना चाहते हैं इन होप ऑफ ऑब्टेनिंग अ मोर फेवरेबल आउटकम। तो ये जो प्रैक्टिस है इसमें ऑल ओवर द जो वर्ल्ड कोर्ट्स हैं उनके द्वारा काफी क्रिटिसिज्म किया गया है, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे MVITT लेओन V273 की तरफ। तो भाई ये आपका एक कार्गो वेसल है, ये आपका एक कार्गो वेसल है। इसको फ्लैग ऑफ किया गया रिसेंटली फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ऑफ कोलकाता से। ठीक है, यहां से इसको भेजा जाएगा म्यांमार के सितवे पोर्ट तक, यानी कि ये इनॉग्रल शिपमेंट है जिससे आपका रखाइन स्टेट का सितवे जो पोर्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा म्यांमार का। ये कार्गो वेसल जो है इसके अंदर में 1000 मेट्रिक टन का सीमेंट है, 20,000 बैग्स हैं और ये आपके सितवे पोर्ट तक May 9 तक पहुंच जाएगा। ये वेसल जो है आपका कैबिनेट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा पोर्ट पे फ्लैग ऑफ किया गया। नेक्स्ट भाई हम बात करते हैं पोषण भी पढ़ाई भी PBPB स्कीम। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, WCD, इन्होंने PBPB जो आपकी पोषण की पढ़ाई भी स्कीम है उसको लॉन्च किया। ये किस पे फोकस करेगी, ये फोकस करेगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, फर्स्ट 6 years ऑफ द चिल्ड्रन, सारे आंगनवाड़ी जो हमारी कंट्री में है उन पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेंड भी किया जाएगा, किसके थ्रू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू।
ये चिल्ड्रंस की जो डेवलपमेंट जो अर्ली डोमेन में यानी कि 0 से लेके 6 ईयर्स तक उनका जो डेवलपमेंट होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंडर में जो आता है, लाइक फिजिकल और जो मोटर डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उनके हाथ पांव सही से चल रहे हैं, वो चीज़ों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को आउटलाइन किया जाता है, उनमें डेवलपमेंट नोटिस किया जाता है। यानी कि अर्ली स्टिमुलेशन देखा जाता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है और प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों की इंश्योर की जाती है। आंगनबाड़ी सेंटर्स की बात करें तो ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 के अंडर में ऑल ओवर द इंडिया इंट्रीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 के अंडर में इसको स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं जूना खटिया साइट के बारे में। तो भाई 2018 से आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको तकरीबन 500 के करीब जो ग्रेव्स हैं वो आपकी जूना खटिया की साइट पे मिले हैं। जूना खटिया एक आपकी अर्ली हड़प्पन बरियल साइट है जो आपका लखपत में आता है। लखपत तालुका है कच्छ डिस्ट्रिक्ट का, गुजरात। ठीक है, इस साइट में अर्ली हड़प्पन सेमेट्री के बिगेस्ट सेमेट्री मतलब मिलती है अभी तक की। इसके साथ साथ हड़प्पन साइट्स की बात करें गुजरात में तो भाई हमारी लोथाल आ जाती है, भाई लोथाल में मशहूरी की गई है, लोथाल आ जाती है, सुरकोतोड़ा आ जाती है, धोलावीरा वगैरह, ये सब की सब जो है भाई ये हमारी हड़प्पन साइट्स में आ जाती है। फिर उसके बाद में आते हैं शंग लामा डांस की तरफ। तो भाई ये आपका एक मास्क डांस होता है, मास्क डांस होता है, तिब्बतन बुद्धिज्म का यूनिक फीचर है ये। बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्या करते हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स जो हैं उनको यूज करते हैं, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, और ये जो डांस है ये एक तरह का मेडिटेशन माना जाता है। आपके बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में एक फेस्टिवल होता है लोसार, वो मनाते हुए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारे पद्म संभव यानी कि गुरु रिनपोचे, ठीक है, द फाउंडर ऑफ निंग मपा, वो उन्होंने बेसिकली इस डांस को ओरिजिनेट किया था। ठीक है, इसके साथ साथ इस डांस में पद्म संभव जी की जो लाइफ है और उनके आर्ट मैनिफेस्टेशन है यानी कि उनके जो आर्ट रूप है उनके ऊपर उनको फीचर किया जाता है। अब आते हैं भाई इंडियन नेवी अटेम्प्टेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल इग्निशन फ्रॉम INS मोरमागो। तो भाई ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो मिसाइल है इंडियन नेवी ने उसको मोरमागो पोर्ट जो गोवा में लोकेटेड है यहाँ से सक्सेसफुली उसको लॉन्च किया। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल ने अपने टारगेट को भी हिट किया। विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर जिसको वॉरशिप जिसको INS मोरमागो कहा जाता है, ये बेसिकली इस टेस्ट की फायरिंग में इन्वॉल्व था। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो सेकंड वॉरशिप है विशाखापट्टनम क्लास 12 का INS मोरमागो आपका क्या है, सेकंड वॉरशिप है जो आपकी विशाखापट्टनम क्लास को बिलोंग करता है। सितंबर 17 2016 को उसको लॉन्च किया गया था। ये एक स्पेशल मैरीटाइम शिप है जिसको आपका मजगांव टॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो मुंबई में सिचुएटेड है उन्होंने बनाया। इसके ट्रायल्स 2021 को कंप्लीट हो गए थे। ऑफिशियली डेलीगेट इसको 2022 में कर दिया गया था। इसको मरमागो पोर्ट सिटी के नाम पे रखा गया। इसका नाम इंडियन नेवी क्रूशियल मिशंस और डिफेंस ऑपरेशंस के लिए इसको ऑपरेट करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी। तारिणी से रिलेटेड क्वेश्चन 2016 में आया था जब मैं सीडीएस दिया करता था, 2016 या 2018 में शायद ऐसा कुछ था। तो भाई INS जो आपकी इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSV तारिणी जो है, इन्होंने ट्रांस ओशन इंटर कॉन्टिनेंटल वॉयज को पूरा किया। ठीक है, 188 दिन की इनकी वॉयज थी। ये आपके गोवा से लेके रियो दे जेनेरियो, ठीक है, यहाँ तक थी। ठीक है, इसमें आपके और भी सिटीज एडेड थी लाइक केप टाउन। ठीक है, ये भी आपकी एडेड थी। तो ये इंडियन नेवी का एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें वुमेन को जो उनके वुमेन सेलर्स और ऑफिसर्स हैं उनको भेजा गया टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब सोलो। INSV जो तारिणी है 2017 में इन्होंने नाविका सागर परिक्रमा की थी। भाई हाँ भाई यहीं से क्वेश्चन आया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भाई कुछ 4 सिटीज के नाम दिए गए थे और ये पूछा था कि भाई इन सिटीज में से कौन सी सिटी ऐसी है जो भाई INS तारिणी का स्टॉपिंग स्टेशन नहीं। नेक्स्ट आते हैं समुद्र शक्ति की तरफ 2023। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की बायलैटरल एक्सरसाइज है ना, 2 साल में एक बार। फिर नेवीज के बीच में फिर आती है जल राहत एक फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज है जो आपकी इंडियन आर्मी, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF और SDRF जो है बेसिकली
इनके द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी आ जाती है, पुलिस रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके असम के आसपास का जो मानस रिवर का इलाका है, अग्रामा ब्रिज के आसपास का, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आती है सुदर्शन शक्ति 2023। तो भाई ये आपकी की गई शक्ति कमांड के द्वारा इंडियन आर्मी, ठीक है, वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान और पंजाब में इसको कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट आती है मैरीटाइम एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी 2023। तो बायलैटरल एक्सरसाइज 2 साल में एक बार की जाती है। ये की जाती है इंडियन नेवी के बीच में और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच। नेक्स्ट आती है एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023। तो भाई इनऑग्रल यानी कि पहली बार आपकी आशियान आना चाहिए, आशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। ये आपकी कहाँ की गई भाई? ये आपकी सिंगापुर में की गई, चंगी नेवल बेस, ठीक है। इसका जो सी फेस है वो आपका साउथ चाइना सी में किया गया। INS दिल्ली ने इंडिया से पार्टिसिपेट किया, ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS सतपुड़ा ने भी पार्टिसिपेट किया, ये भी इंडिजिनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसके साथ साथ P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो भाई ये थी हमारी नेशनल और डिफेंस की खबर। मूविंग ऑन टू द इंटरनेशनल खबरों की बात करें तो मीरा सयाल को जो है बाफ्टा फेलोशिप मिली, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है भाई? आपका वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। इनके जो हाईएस्ट एक्कोलेड होते हैं उसमें आपका बाफ्टा फेलोशिप को काउंट किया जाता है। ये ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने फिल्म या टेलीविजन में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया हो। तो मीरा सयाल जो है वो आपकी UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर, स्क्रीन राइटर और नोवेलिस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं USCIRF की 2023 एनुअल रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स USCIRF उन्होंने 2023 की एनुअल रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम को लॉन्च किया, जिसमें रिलीजियस फ्रीडम ऑल अक्रॉस द ग्लोब इन 2022 के ऊपर उन्होंने फोकस किया। इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन और जो बिलीफ है वो किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। इंडिया ने इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया क्योंकि इंडिया को 4th ईयर इन अ रो डिजिग्नेट किया गया है कि भाई ये कंट्री ऑफ क्या है, पर्टिकुलर कंसर्न है, ठीक है। तो भाई वेस्टर्न पैरामीटर्स हैं, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 पे। ये भी भाई हमारा एक वेस्टर्न पैरामीटर है। ये इस बात से जाहिर होता है कि भाई जितने भी मैप्स मैंने खोजने की कोशिश की उसमें इंडिया को जो है भाई हमेशा आधे कश्मीर के बिना दिखाया जाता है, यानी कि POK को हमेशा पाकिस्तान में डाला जाता है। ऐसा मैंने और भी बहुत सारी करंट अफेयर्स की वेबसाइट्स पे वीडियोस वगैरह में देखा है, बट लोग उसको काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ कर लेते हैं। मैं जनरली यूज़ नहीं करता, लेकिन मेरा पर्टिकुलर कंसर्न इसको यूज़ करने का सिर्फ यही था, ये चीज़ हाईलाइट करना कि भाई ऐसे मैप्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे मैप्स के बिना भी हमें काम चलाना चाहिए, लेकिन मैंने देखा बहुत फ्रिक्वेंटली इनको यूज़ किया जाता है विदाउट एनी डाउट। तो भाई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग रही है WPFI में, है ना, वो आपकी 161 तक पहुंच चुकी है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट की गई है ये आपकी रिलीज की गई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भाई वैसे रिपोर्टर्स जो है वो आपके विदाउट बॉर्डर नहीं होते हैं, लेकिन इस केस में इनका नाम है ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिफ्लेक्ट करती है कि भाई इंडिया की प्रेस फ्रीडम में काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है, इस बात के बावजूद कि इस देश के बहुत सारे पत्रकार और कई बाहर के पत्रकार जो है वो इंडिया के बारे में कुछ भी अंडरस्टैंड बकते रहते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद भी ये बोला गया कि भाई इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम है वो काफी नीचे पहुंच चुकी है। इंडिया की रैंकिंग जो है वो आपकी पिछली रैंकिंग से 11 नीचे आ चुकी है। पहले इसको 150th रैंक दी थी, ठीक है। तो भाई चुनाव आने वाले हैं तो मतलब कि इट्स प्रोबेबल कि भाई ये होगा ही होगा, ऐसी रैंकिंग्स आएंगी ही आएंगी। तो भाई WPFI है क्या? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या? ये आपकी एनुअल रैंकिंग है जो RSF के द्वारा रिलीज की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू असेस एंड एवेल्युएट द एक्सटेंट ऑफ मीडिया फ्रीडम जो जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट्स को 180 कंट्रीज और टेरिटरीज में मिलती है।
ये इंडेक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक आपकी मीडिया प्लुरलिज्म आता है कि भाई मीडिया में भाई किस तरीके के लोग शामिल हैं, किस तरह के जेंडर्स शामिल हैं, तो मीडिया प्लुरलिज्म आता है इसमें। इंडिपेंडेंस आती है भाई मीडिया की, इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी आती है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यानी कि उनसे जुड़े कानूनों के बारे में बात की जाती है, एंड द सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट इन ईच कंट्री। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क जो है उनको टॉप 3 पोजीशंस मिली हैं इसमें, जबकि वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया को सबसे बॉटम रैंक दी गई। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट। तो चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट जो है इसको रिसेंटली रिलीज किया गया WEF के द्वारा। इनका एम क्या है? टू प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो भाई हमारे देश दुनिया में चल रही है उसके बारे में एक लोगों को अवगत करा, ठीक है, और हाईलाइट करना ऐसे की एरियाज को जहां पर पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस लीडर को फोकस करना चाहिए, ताकि जो जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से इकोनॉमी में शॉक पहुंचते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं फिजिबिलिटी स्टडी ऑन द सवांग पोर्ट। तो भाई इंडिया और इंडोनेशिया है ना, इन्होंने रिसेंटली एक जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी की है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द सवांग पोर्ट। ये आपका इंडोनेशिया में आता है, इंडोनेशिया के सवांग एश नाम के इलाके में आता है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये कोलैबोरेशन ये है, ये एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू होल्ड करता है दोनों कंट्रीज के लिए, और ये एम करता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में मैरीटाइम कनेक्टिविटी इनहेंस होगी, और इंडिया की जो मिलिट्री पोजीशन है वो इंडियन ओशन रीजन में इनहेंस्ड की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। सवांग पोर्ट आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर लाई करता है। इसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है इससे इंडिया को मलाइका स्ट्रेट में क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, इजियर एक्सेस मिल जाती है ना। ये एक वाइटल मैरीटाइम ट्रेडिंग रूट भी है। तो ये स्ट्रेट क्या करता है, इस स्ट्रेट में आपका ग्लोबल ट्रेड काफी, यानी कि ग्लोबली यहाँ से बहुत सारे शिप गुजरते हैं, इसमें चाइना के एनर्जी इंपोर्ट्स वगैरह भी शामिल हैं। तो सवांग पोर्ट का जो भाई डेवलपमेंट होगा ये इंडिया की इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे। तो CAF यानी कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक सिग्निफिकेंट माइग्रेशन रूट है ना। ये आपका माइग्रेशन रूट है, लेकिन किसके लिए भाई? ये हमारा माइग्रेशन रूट है जिसमें आपके यूरेशिया, यूरोप और एशिया के वास्ट कॉन्टिनेंटल एरिया को काउंट किया जाता है, जिसमें 30 कंट्रीज आ जाती हैं, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ एशिया, और प्लस आ जाता है आपका ट्रांस कॉकेसस एरिया, ये आ जाता है। इस फ्लाईवे में बेसिकली है, इस फ्लाईवे में न्यूमरस क्रूशियल माइग्रेशन पाथ हैं वाटर बर्ड्स, ठीक है, जो आपके पानी वाले पक्षी रहते हैं, वाटर बर्ड्स हो गए, जिसमें से आपके रशियन फेडरेशन की जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है वहां के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, वहां से लेके नॉन ब्रीडिंग या विंटरिंग ग्राउंड्स हैं वेस्ट और साउथ एशिया के, उनको भी काउंट किया जाता है। मालदीव्स आ जाता है, पिट्रिश इंडियन ओशन टेरिटरी आ जाती है जो आपकी सदर्न मोस्ट पर लोकेटेड है। तो भाई ये हमारा सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का रूट है, ये जो ग्रीन सबको दिखाया जाए। इसके साथ साथ ये आपका ईस्ट अटलांटिक फ्लाईवे है, ये आपका अटलांटिक अमेरिका फ्लाईवे है, ये पैसिफिक अमेरिका फ्लाईवे है, ये वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे है। यानी कि ये आपके अलग अलग रूट्स हैं जो आपके माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फिर आ जाते हैं व्हाट इज यार चा गुम्बा। तो रिसेंटली क्या हुआ कि भाई 15 आपके यार चा गुम्बा कलेक्टर्स जो नेपाल में है वो एवलांच के द्वारा हिट किए गए, यानी कि इसमें 12 जो है वो इंजर्ड हो गए और तकरीबन 3 के करीब जो है वो मिसिंग। तो अगर हम यार चा गुम्बा की बात करें तो भाई इसको कहा जाता है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, लोकली इसको याशाकुंभा कहा जाता है। ये आपका एक पैरासाइट होता है, यानी कि पैरासिटिक फंगस होता है। पैरासिटिक फंगस होता है जो आपकी कैटरपिलर की बॉडी पे ग्रो करता है। इसको हिमालयन व्याघ्रा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये पैरासिटिक फंगस आपका 3 यानी कि 3.5 किलोमीटर की 3,500 मीटर के ऊपर की हाइट पर ही मिलता है। ये बेसिकली आपका तब फॉर्म होता है जब पैरासिटिक फंगस जो होता है वो कैटरपिलर से धीरे धीरे खुद को अलग हो जाता है, फिर धीरे धीरे इसकी डेथ हो जाती है और ये सूख जाता है। इसको बहुत सारे विलेजर्स जो है, थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स है नेपाल के और तिब्बत के, क्या करते हैं, चाइना वगैरह में बेचते हैं, जहां पर इसको हर्बल मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है सेक्सुअल
स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, कोई डेफिनेटिव रिसर्च पब्लिश नहीं की गई है इसकी बेनिफिशियल क्वालिटीज के बारे में, लेकिन चाइनीज हर्बलिस्ट मानते हैं कि भाई ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, और अगर इसको पानी में उबाल के पिया जाए या फिर चाय वगैरह बनाई जाए, सूप्स में डाला जाए, स्ट्यूज में डाला जाए, तो ये आपके फैटीग से लेके कैंसर तक को भी ट्रीट कर देता है। तो भाई हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के द्वारा जो आपका याचाकुंबा की पॉपुलेशन है वो आपकी तकरीबन 15 सालों में, पिछले 15 सालों में 30% तक डिक्रीज हुई है। क्यों? ड्यू टू द एक्सेसिव हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट आते हैं, पोर्चुगल लीगलाइजेज यूथेनेशिया। तो पोर्चुगल ने रिसेंटली एक लॉ पास किया जिसमें यूथेनेशिया को उन्होंने कानूनी मान्यता प्रदान की, है ना। तो भाई वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू डू सो। इस मूव से क्या हुआ कि भाई ये जो कैथोलिक कंट्री है, पोर्चुगल आपकी कैथोलिक कंट्री है, क्रिश्चियन वैल्यूज में बहुत ज्यादा यकीन करती है, तो भाई काफी डिबेट फैल गई। जो कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो डे सोसा जो है, उन्होंने इसको काफी स्ट्रांगली अपोज किया। तो न्यू लॉ के हिसाब से जो भी इंडिविजुअल्स आपके 18 प्लस के हैं, है ना, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन एसिस्टेंस इन डाइंग, यानी कि उनको मरने में सहायता प्राप्त की जाए। लेकिन लॉ ये स्पेसिफाई करता है कि भाई ये आपके सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स को कवर करेगा जो आपके लास्टिंग या अनबेरेबल पेन में है, यानी कि ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें उनको बहुत सफरिंग हो रही है। तो ये इंश्योर करता है कि भाई जो यूथनेशिया जिसको दिया जाएगा वो एक्सट्रीम केसेस ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग में ही दिया जाएगा। अब अगर हम इस लॉ के स्कोप की बात करें तो भाई ये आपका जो लॉ है वो सिर्फ पोर्टुगीज नेशनल्स जो हैं उन पे ही एप्लीकेबल होगा, और जो वहाँ के लीगल रेसिडेंट्स हैं, जो फॉरेनर्स भाई पोर्टुगल में आके मरना चाहते हैं उनको ये लेजिस्लेशन के अंडर में कवर नहीं किया जाएगा। तो इस लॉ की भाई ये लिमिटेशंस आपको दिख जाती है। नेक्स्ट आते हैं, बेनिन एंड माली एलिमिनेट ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा क्या है भाई? आपका ये डिबिलिटेटिंग आई इन्फेक्शन है ना, ये आपका एक आई इन्फेक्शन है। ये आता है भाई, हमारा एक बैक्टीरियम होता है, इसको बोलते हैं हम राइटिंग बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। क्लाइमेटिया ट्रैकोमाइटिस, ठीक है। ये एक बेसिकली लॉन्ग स्टैंडिंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न है बहुत सारी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में। तो बेनिन और माली जो है उन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ फोरम के द्वारा ये अनाउंस किया कि उन्होंने जो ट्रैकोमा है उसको कंप्लीटली खत्म कर लिया है अपनी कंट्रीज। नेक्स्ट बढ़ती है भाई G7 हिरोशिमा समिट की तरफ। तो G7 समिट जो है उसमें 7 दुनिया के वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसीज जो है ये आपके ग्लोबल इश्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसकी समिट जो है बेसिकली मेंबर कंट्रीज के बीच में रोटेट करती रहती है। तो इस साल उसको जो है वो जापान के द्वारा हिरोशिमा में कंडक्ट किया गया। इसमें भाई हमारी कनाडा आ जाता है, ठीक है, फ्रांस आ जाता है, भाई फ्रांस वाले बंदे को मैं पहचाने पा रहा हूँ, यही है शायद, फ्रांस आ जाता है, जर्मनी, एंजेला मर्केल होनी चाहिए भाई, जर्मनी अभी तो नहीं है, जर्मनी, इटली वाले तो पहचान में आ गई, ठीक है, बहुत न्यूज देखे हैं इनके। जापान हो गया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, USA हो गया, ठीक है। तो भाई ये जो कंट्रीज है आपकी 1 2 3 4 5 6, इसमें भाई एक बंदा जो है भाई जर्मनी का होना चाहिए, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी और जेंडर इक्वलिटी पे फोकस कर। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन करुणा की तरफ। तो भाई इंडिया ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया है। ये एक वाइटल मिशन है जो आपके म्यांमार को भेजा गया है, वहां पर जो साइक्लोन मोका आया था, ठीक है, उसमें रिलीफ प्रोवाइड कराने की। नेक्स्ट बात होगी व्लादिवोस्टोक पोर्ट की। तो चाइना और रशिया, इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है कि ये अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, बायलैटरल टाइज को बढ़ाएंगे। तो इस एग्रीमेंट में ये फोकस किया गया है कि रशियन जो पोर्ट है भाई आपका व्लादिवोस्टोक का, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा एक ट्रांजिट हब के लिए, ठीक है। जो भी भाई चाइना के जो डोमेस्टिक आपके शिपमेंट्स हैं उनको एक टेम्परेरी हॉल्ट पे व्लादिवोस्टोक में रखा जाएगा। इससे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है और जो रिवर्टिलाइजेशन है नॉर्थ ईस्ट चाइना के इंडस्ट्रियल वेस्ट का, उसको एक बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की तरफ। तो भाई 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ है जो आपका मई में कंडक्ट किया गया इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये जो एनुअल असेंबली है ये आपकी ऑल मेंबर स्टेट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो साथ में आते हैं और हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग पूरे वर्ल्ड में झेल रहे हैं।
इस साल की जो असेंबली है उसकी थीम रखी गई है WHO एट 75 सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज यानी कि PIC की तरफ। तो भाई थर्ड जो फोरम है, थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन FIPIC, ये समिट आपकी हेल्ड की गई मोर्स बाई में, ठीक है, द कैपिटल सिटी ऑफ पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पर की गई। इंडिया ने 12 पॉइंट का डेवलपमेंट प्लान जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस के लिए वो भी जारी किया। डेवलपमेंट प्लान फोकस करेगा हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी पे। FIC बेसिकली इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, और इंडो पैसिफिक पॉलिसी का। तो इंडिया अपनी रिलेशनशिप जो है भाई, इन रिलेशनशिप को फॉस्टर करता है थ्रू डेवलपमेंट एंड अ पार्ट ऑफ द साउथ साउथ कोऑपरेशन। अगर हम FIPIC की बात करें तो भाई इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। इसमें 14 आइलैंड कंट्रीज आ जाती है, कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नौरा, न्यू पलू, पपुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, टुवालू एंड वनातू, ठीक है। पैसिफिक आइलैंड्स में आपके 3 मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। फिर नेक्स्ट आते हैं भाई बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट यानी कि ब्रेडी पे। तो भाई वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने आपकी ब्रेडी जो रिपोर्ट है उसको लॉन्च किया। बिजनेस रेडी बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है एक बैलेंस्ड और ट्रांसपेरेंट अप्रोच की तरफ, जो सिर्फ किसी भी कंट्री की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे फोकस करती है और उनको एक डायनेमिक प्राइवेट सेक्टर के तौर पे डेवलप करना चाहती है। बिजनेस रेडी क्या करता है भाई, ये आपकी वर्ल्ड बैंक की ग्रुप की जो आपकी पहले की डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट था उसी का एक पार्ट है, उसी का एक इम्प्रूवमेंट है। वर्ल्ड बैंक ने भाई आपकी डूइंग बिजनेस जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आपकी 2021 में इसको खत्म कर दिया था। इसमें ये बताया गया था कि भाई जो चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE और अजरबैजान की जो रैंकिंग्स थे उनको अल्टर किया गया, ठीक है। अब अगर हम ब्रेडी की बात करें तो भाई ये आपके लाइफ साइकिल बिजनेस एंट्री पे फोकस करेगी। कोई भी बिजनेस किस तरीके से एंटर करता है मार्केट में, ठीक है, लाइफ साइकिल बिजनेस एंट्री फोकस करेगी। बिजनेस लोकेशन पे फोकस करेगी, यूटिलिटी सर्विसेज, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन और बिजनेस इंसॉल्वेंसी पे फोकस करेगी। नेक्स्ट आते हैं 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस IOC। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है बेसिकली ये आपकी ऑर्गेनाइज की गई बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, और इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। इंडिया फाउंडेशन भाई आपका न्यू दिल्ली का एक बेस्ड थिंक टैंक। थीम क्या थी भाई, थीम थी भाई पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रिजिलेंट फ्यूचर। ये एक फोरम है जिसमें इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज हैं वो डिस्कस करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में वाइल मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। पहली IOC जो है आपकी 2016 में सिंगापुर में कंडक्ट की गई थी, ठीक है, एंड धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक आपका फ्लैगशिप कंसल्टेटिव फोरम के तौर पे जो रीजनल अफेयर्स मेंटेन करने के लिए वो डेवलप होता गया। ये कंट्रीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आपका वो सागर यानी कि सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, हाँ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉमन प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है, कंट्रीज को विचार करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें रीजनल कोऑपरेशन के साथ साथ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पर वो लोग फोकस कर सके। सागर को 2016 में लॉन्च किया गया था टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द स्टेट एक्टर्स एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट भाई आते हैं हम थर्मोबैरिक बॉम्ब की तरफ। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने म्यांमार की जो मिलिट्री है उनको एक्यूज किया कि भाई ये आपके थर्मोबैरिक बॉम्ब जो है इसको वैक्यूम या फिर एरोजोल बॉम्ब भी कहा जाता है। वैक्यूम या फिर एरोजोल बॉम्ब भी कहा जाता है या फिर इसको फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव भी कहा जाता है। तो थर्मोबैरिक जो बॉम्ब होता है इसके अंदर में क्या होता है भाई, इसके अंदर में एक फ्यूल कंटेनर होता है, 2 सेपरेट एक्सप्लोजिव चार्जेस होते हैं। जब ये अपने टारगेट को हिट करता है तो पहला एक्सप्लोजिव चार्ज क्या करता है, कंटेनर को खोल देता है और फ्यूल मिक्सचर को एक क्लाउड के तौर पे क्या कर देता है, बाहर की तरफ फैला देता है। फिर इसका सेकंड चार्ज होता है जो उस क्लाउड को भी डिटोनेट कर देता है, जिससे आपका एक बड़ा सा आग का गोला जो है वो बन जाता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट की वेव जनरेट होती है। एक वैक्यूम होता है जो आपकी सराउंडिंग ऑक्सीजन को सक कर लेता है, ठीक है।
कोई भी इंटरनेशनल लॉज अभी इसके यूज को लेके, बैन करने को लेके नहीं बने। नेक्स्ट आता भाई जॉइंट चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स 2023। तो भाई हमारी लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो भाई जॉइंट चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एस्टिमेट 2023 को रिलीज किया गया। ये आपकी रिपोर्ट जॉइंटली पब्लिश की गई यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है, यूनिसेफ और इसके साथ साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस वर्ल्ड बैंक ग्रुप पे आ जाता है, ठीक है। ये बताती है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रोग्रेस जो है वो काफी हद तक इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि ज्यादा नहीं हुई है। 2025 तक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स पे पहुंचना था और पहुंचना है, और 2023 तक और 2030 तक, बेसिकली 2030 तक उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं उन तक पहुंचना है 2.2, यानी कि सब तरह के मेल न्यूट्रिशन जो है उनको खत्म करना है। अब अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो 2022 की ये रिपोर्ट है, इसके हिसाब से 22.3% जो बच्चे हैं 5 साल से कम के वर्ल्ड वाइड, उनमें स्टंटिंग है ना। स्टंटिंग यानी कि अपनी एज के हिसाब से उनकी हाइट जो है वो टू शॉर्ट। अब दूसरी आ जाती इंडिया में जो स्टंटिंग की रेट है दैट इज 31.7% इन 2022, जो कि आपकी 41.6% से कम है। 2012 में हमारी रैंकिंग थी 41.6, तो परसेंटेज तो 41.6। इसके साथ साथ मेल न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है डेफिशिएंसीज और एक्सेसेस इन न्यूट्रिएंट इनटेक, या तो न्यूट्रिएंट ज्यादा जा रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और आपकी न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स यानी कि ICDS हो गया, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर हो गया, पोषण अभियान हो गया, यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वगैरह जो है ये इंडिया की इनिशिएटिव्स हैं इसको टैकल करने के लिए। दूसरा डेफिनेशन वेस्टिंग का आ जाता है, यानी कि वेस्टेड टू थिन फॉर देयर हाइट, अपने हाइट के हिसाब से वो काफी कमजोर है, उनका वेट ज्यादा नहीं है। ओवरवेट यानी कि जो 5 साल से कम के बच्चे हैं अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा क्या है, ओवरवेट। नेक्स्ट आते हैं भाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC एक्रेडिटेशन की तरफ। तो ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, जिसको गांधी कहा जा रहा है ना, इन्होंने NHRC की जो एक्रेडिटेशन है वो देने से मना कर, एक्रेडिट उसको करने से मना कर दिया फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो। गांधी ने NHRC को एक्रेडिटेशन देने से इसलिए मना कर दिया है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई इंडिया में NHRC में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है काफी ज्यादा, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह में, ठीक है, और इसके साथ साथ पुलिस वगैरह को ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए इन्वॉल्व किया जाता है, और कॉपरेशन रहता है सिविल सोसाइटीज के साथ में। तो बिना एक्रेडिटेशन के क्या होगा, बिना एक्रेडिटेशन के NHRC जो है वो इंडिया को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो गांधी क्या है, गांधी आपकी एक्रेडिटेशन पॉलिसीज को रिव्यू करती है, और जो आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको क्या करती है, उनको कंप्लाइंसेस देती है। किस चीज के हिसाब से? पेरिस प्रिंसिपल्स के हिसाब से उनको कंप्लाइंसेस देती है कि हर 5 साल में उनको फॉलो करने, हर 5 साल में वो रिव्यू करती है कि भाई अगर पेरिस कंप्लाइंसेस को, अगर आप प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक्रेडिटेशन दिया जाएगा, अदरवाइज आपका एक्रेडिटेशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। पेरिस प्रिंसिपल्स को 1993 में अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, जिससे NHRI के लिए स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किए जाते। अब अगर हम गांधी की बात करें तो इसको भी 1993 में ही इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। जनरल असेंबली गांधी की सुप्रीम डेलिबरेटिव बॉडी है। अब ब्यूरो जो रहता है भाई गांधी का, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, इसके अंदर में 16 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स आपके गांधी से होते हैं। नेक्स्ट भाई हम आते हैं इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA ट्रेड बैंक। तो भाई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि इसको टेपा कहा गया है, TEPA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो आपका EFTA स्टेट्स के साथ में साइन करने की बात कही। TEPA की बात करें तो भाई आपका ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया एंड बिटवीन द एफ्टा में कौन कौन आ जाता है? आइलैंड आ जाता है भाई हमारा, आइसलैंड आ गया, लेक्सटाइन आ जाता है, ठीक है, लेक्सटाइन, नॉर्वे आ जाता है, और उसके साथ में आ जाता है स्विट्जरलैंड।
ये 4 कंट्रीज भाई हमारी आ जाती हैं क्या बोलते हैं EFTA में। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में क्या होगा कि ये दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स है ना, ये आपके कस्टम ड्यूटीज को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा गुड्स का ट्रेड करेंगे एक दूसरी कंट्रीज के बीच में। इसके साथ साथ सर्विस और इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड कराने के लिए जो नॉर्म्स हैं उनको भी वो क्या करेंगे, थोड़े से ईज करेंगे। EFTA क्या है भाई? EFTA एक आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द प्रमोशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ फ्री ट्रेड बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज। EFTA कंट्रीज आपकी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है और इनको बेसिकली एक अल्टरनेटिव के तौर पे स्टार्ट किया गया था ऐसे स्टेट्स के लिए, ऐसी कंट्रीज के लिए जो जो आपकी यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो इंडिया जो है वो 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है EFTA का। सबसे लास्ट कवर इंटरनेशनल की आ जाती है भाई आपकी एमी पोप। एमी पोप फर्स्ट वुमेन टू हेड IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। 1951 में इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज अ लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका माइग्रेशन की फील्ड में एस्टेब्लिश किया गया। ये हमारा यूनाइटेड नेशंस सिस्टम का ही एक पार्ट है, एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंडर में 175 जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स आते, कंट्रीज आती है, वो उसकी मेंबर है। इंडिया भी एक मेंबर है। ये इंश्योर करता है एक ऑर्डरली और ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन माइग्रेशन इश्यूज पे प्रमोट किया जा सके। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वही सबसे पहली खबर इसमें आती है इंटरनेट एंड इंडिया रिपोर्ट 2022। एक नई रिपोर्ट है जो पब्लिश की गई है IAMAI और कांतार के द्वारा। इसमें यह रिवील किया गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं वो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स आपके बने हैं 2022 में, जिसमें से 52% भाई जो है या फिर 759 मिलियन जो लोग हैं वो तकरीबन इंटरनेट को वंस अ मंथ एक्सेस भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया है कि जो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स इंडिया में जो है वो आपके 900 मिलियन पहुंच जाएंगे 2025 तक। ये भी नोट किया गया है कि करंट एक्टिव इंटरनेट यूजर्स जो इंडिया में हैं वो हैं आपके 399 मिलियन जो है वो आपके रूरल एरिया से आते हैं और इसके साथ साथ 360 मिलियन जो है आपके ये आते हैं आपके अर्बन एरिया से। तो टोटल मिला के ये हो जाते हैं भाई हमारे 759 मिलियन। नेक्स्ट आता है भाई पेन्यूमरल लूनर एक्लिप्स। तो भाई देखो 3 तरह के हमारे लूनर एक्लिप्सेस होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं। एक तो होता है टोटल लूनर एक्लिप्स, एक होता है पार्शियल और उसके बाद जो तीसरा आता है उसको हम बोलते हैं पेन्यूमरल। ठीक है, तो पेन्यूमरल लूनर एक्लिप्स बेसिकली तब होता है जब मून आपका मूव करता है थ्रू द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ शैडो। अर्थ का भाई ये जो आपको दिख रहा है ये आउटर मोस्ट रीजन होता है अर्थ की शैडो का। जब यहाँ से भाई मून आपका मूव करता है ना, यहाँ से ये आपका पेनुम्ब्रा वाला रीजन होता है। जब यहाँ से ये आपका शिफ्ट करता है और अर्थ के पीछे आ जाता है, ठीक, इस पूरे रीजन को पेनुम्ब्रा कहा जाता है। इस इवेंट के दौरान मून आपका जो है वो थोड़ा स्लाइटली डार्कर अपीयर होता है, थोड़ा सा ज्यादा डार्क अपीयर होता है। टोटल और पार्शियल मून से अलग अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मून होता है वो कंसील्ड नहीं होता व्यू के दौरान, है ना। पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स में क्या होता है वो टोटली आपका कंसील्ड नहीं होता, छुपता नहीं है, लेकिन मून के ऊपर एक सटल सी डार्कनेस जो है, डार्कनिंग जो है वो देखी जा सकती है। ठीक है, और इस एक्लिप्स को जनरली कई लोग रेगुलर फुल मून की तरह मान लेते हैं क्योंकि ये बेसिकली आपका जैसे अलग अलग फिनोमेना दिखते हैं ना आपके पार्शियल और टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान, वैसे नहीं दिखाई जाती। नेक्स्ट आते हैं गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो भाई प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है, इनकी एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से आपने कई सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी। इनकी एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी भाई जिसमें एक बंदा होता है, एक सिनेरियो रहता है कि अगर मान लीजिए पानीपत की जो लड़ाई है मराठे जीत जाते तो उस टाइम पे क्या सिनेरियो रहता। तो काफी अच्छी बुक स्टोरी है, आधी अधूरी मतलब कि एनसीईआरटी में दे रखी है। उसको आप प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर के नाम से सर्च कर सकते हैं और इनकी जो बहुत सारी स्टोरीज है काफी खासकर साइंस से रिलेटेड है, बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो उनको उनका पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुणे में दिया गया।
अवार्ड 2022 में इस्टेब्लिश किया गया, गोल्डन जुबली ईयर था एएसआई का, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, तो प्रोफेसर गोविंद राम स्वरूप जो है बेसिकली 1929 से लेकर 2020 तक उनका लाइफ टाइम था। वो फाउंडर रहे हैं इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, है ना। उन्होंने ऊटी रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना भी की। इसके साथ साथ जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप की भी स्थापना उन्होंने की। वो फाउंडिंग डायरेक्टर भी भाई हमारे रह चुके हैं एनसीआरए के, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के। इसके साथ साथ स्क्वायर किलोमीटर एरे, इसके अर्ली प्रोपोनेंट भी रहे। तो भाई जयंत विष्णु नार्लिकर जो प्रोफेसर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया। ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड एस्ट्रोनॉमर ऑल्सो। नेक्स्ट भाई आगे बढ़ते हैं नाविक की तरफ। नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो भाई इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशनल सैटेलाइट NVS-01 को लॉन्च किया। NVS-01 फर्स्ट इंडिया की सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है जो आपके नाविक सर्विसेज को ऐड करेगी। उसके बाद आते हैं भाई सैटर्न पे। तो भाई एक टीम है साइंटिस्ट की, उन्होंने सैटर्न के 62 न्यू मून्स को ढूंढ के निकाला है। इस डिस्कवरी के साथ ही सैटर्न जो है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मून्स यानी कि टोटल 145 नोन मून्स आपके सैटर्न के हो जाएंगे, यानी कि जुपिटर को ओवरटेक कर लिया। ठीक है, सैटर्न हमारा 6th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सन से अगर हम डिस्टेंस को नाप रहे हैं तो। ठीक है, और इसके साथ साथ सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ये आपका जोवियन प्लैनेट की कैटेगरी में आता है या फिर आउटर प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता है। सैटर्न आपका हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। ठीक, इसकी रिंग्स हैं जो आइस और रॉक्स की बनी हुई हैं, और सारे जो प्लैनेट्स हैं उन सब में सैटर्न की रिंग्स जो है वो सबसे स्पेक्टेकुलर है, सबसे ज्यादा विजुअल है, सबसे ज्यादा क्लियरली डिफाइंड है। सैटर्न से रिलेटेड कुछ मिशंस भी हैं, लाइक पायनियर 1 हो गया, वॉयेजर फर्स्ट और सेकंड हो गया, कैसिनी वगैरह हो गए। ये आपके कुछ मिशंस हैं जो सैटर्न तक भेजे गए। आगे बात करेंगे फिजन मॉलिब्डेनम 1999 की। तो भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मॉलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो आपकी ट्रॉम्बे में है, ट्रॉम्बे कैंपस ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, वो डेडिकेट किया है कंट्री। मॉलिब्डेनम 99 की बात करें तो भाई मॉलिब्डेनम 99 एक आपका पेरेंट आइसोटोप होता है टेक्नेटियम 99 का, या फिर इसको TC99M बोला जाता है। ये एक शॉर्ट लिव्ड गामा एमिटिंग आइसोटोप होता है। ठीक है, TC99M को यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिसीज, फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स में भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसको स्मॉल मॉलिक्यूल लिगेंड्स ऑफ प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो TC99M जो है इसको करंटली एक मल्टी स्टेप प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें आपका U35 यूरेनियम 235 का न्यूट्रॉन इरेडिकेशन किया जाता है हाईली रिस्क यूरेनियम के जरिए। नेक्स्ट आते हैं ऑरोरा इन लद्दाख। तो भाई इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IOA जो लद्दाख में है, उन्होंने सक्सेसफुली रेयर ऑरोरा फिनोमेना को पहली बार लद्दाख में डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, IOA आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? IAO आपका सिचुएटेड है माउंट सरस्वती के पास। माउंट सरस्वती कहाँ पे लाई करता है? ये आपका लाई करता है खानले नाम का गांव है। खानले एक डार्क रिजर्व है ना, एक डार्क रिजर्व भी है ये, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। खानले एक आपका डार्क रिजर्व भी है, और ये एग्जैक्टली पड़ता भाई हमारा शांगथांग एक बेसिकली लद्दाख में एरिया है। ठीक है, तकरीबन 14,800 फीट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ऑरोराज बेसिकली क्या होते हैं? ऑरोराज हमारे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से होते हैं। ठीक है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से होते हैं। जनरली क्या होता है कि भाई सन अपनी प्लाज्मा वेव्स को या रेडिएशंस वगैरह को अर्थ की तरफ भेजता है, चारों तरफ भेजता है बेसिकली, लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जब उससे टकराता है तो फिर इस आइनोस्फीयर में टकराता है, तो इन तरह की आपको लाइट्स जो है रेडिएटेड लाइट देखने को मिलती है, चमकीली सी लाइट्स देखने को मिलती है, काफी कलरफुल फिनोमेना देखने को मिलता है। ये जनरली आपका नदर्न पोल के पास में और सदर्न पोल के पास में देखा जाता है। लेकिन ऐसे एरियाज इंडिया में जहाँ पर जैसे आपके लद्दाख हो गया है ना, यहाँ पर हानले है, हानले आपका डार्क स्काई रिजर्व है। तो डार्क स्काई रिजर्व में बेसिकली क्या होता है भाई, यहाँ पर आपका लाइट का पॉल्यूशन मिनिमम रखा जाता है। यहाँ से तारों की, स्टार्स की और बाकी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की स्टडी काफी अच्छे से की जा सकती है। तो भाई हम सन की बात कर रहे थे, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की बात कर रहे थे, तो एक फिनोमेना होता है सन के पास में, यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन होता है।
सन के पास में कोरोना होती है, इसके आउटर लेयर में कुछ वेव्स वगैरह होती हैं जो वहां से निकलती हैं। तो जब कोरोनल मास इजेक्शन होता है शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में, तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्पेस में अल्ट्रा हाई स्पीड में मूव करते हैं, और जब ये अर्थ की डायरेक्शन में पहुंचते हैं तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में इन डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से आपके अर्थ के एनोस्फेयर में इनका फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से भाई ऑरोरा की लाइट्स जनरेट होती है। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, दो ऑरोरल ओवल्स को प्रोड्यूस करती है, एक मैंने बताया नॉर्दर्न पोल के पास में, एक सदर्न पोल के पास में। ठीक है, इसको कहा जाता है ऑरोरा बोरेलिस। ऑरोरा बोरेलिस इसको कहा जाता है, या फिर नॉर्दर्न लाइट्स बोला जाता है नॉर्थ पोल के पास में, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस इसको बोला जाता है आपका सदर्न पोल के पास में, या फिर सदर्न लाइट्स बोला जाता है। ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स वाली जो जगह है, अलास्का, कनाडा, अंटार्कटिका और अर्थ के पोल्स के पास में, वहां ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर होता है। इसके साथ साथ ये जो आपका जियो इफेक्टिव कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, जिसको CME भी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न लाइट्स आपकी अलग अलग मिड और लो लैटिट्यूड्स में भी ऑब्जर्व की गई हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में, कुछ आपके यूरोपियन सिटीज है वहां पर, एंड इवन ओवर द चाइना एंड इंडिया एज वेल। नेक्स्ट आता है सन हेलो। तो भाई फिनोमेना जो सन के हेलो का है, ये नदर्न इंडिया में नोटिस किया गया। सन के हेलो की अगर हम बात करें तो ये एक मल्टी कलर्ड रिंग होती है जो रेनबो की तरह अपियर हो रही है ना, ये आपकी इंद्रधनुष की तरह अपियर होती है, और ये क्या करती है, ये सोलर सिस्टम में हमारे सन को ऐसे चारों तरफ से घेरती हुई अपियर होती है। ठीक है, इसको 22 डिग्री हेलो भी कहा जाता है, बिकॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो जब आपके हेलोज अपियर होते हैं, फॉर्म होते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि भाई जो हमारे साइरस क्लाउड्स हैं, थिन साइरस जो क्लाउड है, वो हमारे सिर के ऊपर आ चुके हैं। इन क्लाउड्स के अंदर में बहुत टाइनी यूनिक हेक्सागोनल आइस के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, हेक्सागोनल आइस के क्रिस्टल्स, जिनको आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, है ना, रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे होते हैं। ये जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ये साइरस क्लाउड्स में पाए जाते हैं, बहुत थिन होते हैं, बहुत विस्पी क्लाउड्स होते हैं। इनके बारे में मैंने क्लाइमेटोलॉजी में कवर कर रखा है, प्लीज डू विजिट द लेक्चर। उसके बाद में हाँ, जब सनलाइट एंटर करती है इन आइस क्रिस्टल्स में, तो सनलाइट आपकी रिफ्रैक्ट हो जाती है ना। रिफ्रैक्शन का आपको फिनोमेना पता है भाई, ये इंसिडेंट रे होती है, ये आपका मीडियम 1 होता है, ये मीडियम 2 होता है, ये हमारा नॉर्मल होता है। तो भाई मीडियम की डेंसिटी के बेसिस पे जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, वो या तो नॉर्मल की तरफ जाती है या फिर नॉर्मल से दूर जाती है ना, या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। तो ये फिनोमेना हमारा रिफ्रैक्शन का होता है। ठीक, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, सन की रेज आपकी सेपरेट हो जाती है अलग अलग कंपोनेंट कलर्स में, डिस्पर्जन की वजह से, है ना, और एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर जो होता है वो हेलो के फॉर्म में हमें विजिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पाल घाट गैप की। वेस्टर्न घाट्स में एक सिग्निफिकेंट डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, ये आपका एक जियोलॉजिकल शीयर जोन है, यानी कि ये एक वीक रीजन होता है अर्थ की क्रस्ट में, जो आपका ईस्ट से लेके वेस्ट तक फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली वही कहा गया पालघाट गैप, हाँ ये रहा। ठीक है, ये पालघाट गैप है, ये दो हिल्स के बीच की जो आपकी एरिया है ये। ठीक है, ये आपका ईस्ट से लेके वेस्ट के बीच में रन करता है। ठीक है, ये कॉरिडोर हम इसको कह सकते हैं, यानी कि ये आपका कॉरिडोर है जो आपकी दो जगहों को जोड़ता है, ये आपका कोयम्बटूर को पलक्कड़ के साथ में जोड़ता है। ठीक है, यहाँ के थ्रू एक रिवर आपकी फ्लो होती है, उसको कहा जाता है भरतपुहा। हाँ, भरतपुहा रिवर जो है वो उसके थ्रू फ्लो होके जाती है। अगर हम पालघाट गैप के ओरिजिन की बात करें तो ये बेसिकली आपकी कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ रहे हैं उनकी ड्रिफ्टिंग की वजह से क्रिएट हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बेसिकली उससे टूटे हुए हैं। ठीक है, और जो आपके गोंडवाना लैंड मास से टूटे हुए हैं, गोंडवाना लैंड, ये सब आपको मैं आगे जनरली जो हमने एक चैप्टर कवर किया है जिसको जियोमॉर्फोलॉजी में हमने कवर किया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर में चीजें कवर की गई हैं कि भाई किस तरीके से एक हमारा सुपर लैंड मास हुआ करता था जिसको हम बोलते थे पैंगिया, है ना। पैंगिया से फिर बेसिकली क्या हुआ भाई, आपका एक नदर्न पार्ट टूटा, एक सदर्न पार्ट टूटा, एंड फिर धीरे धीरे उनकी ड्रिफ्टिंग की वजह से आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। बेसिकली बात इसमें भी वही बात की गई है कि पालघाट जो भाई गैप है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उनसे टूट के, गोंडवाना लैंडमास से टूट के यहाँ पर इंडिया के साथ में फॉर्म हुआ है।
तो वेस्टर्न घाट्स आपके जो है वो पालघाट गैप के नदर्न साइड में है, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा बारिश मिलती है, लेकिन ये जो सदर्न आपका जो पार्ट है इनको भी वो रेन मिलती है, लेकिन वेस्टर्न घाट से कंपेरिजन में थोड़ी सी कम मिलती है। वेजिटेशन जो पालघाट गैप में आता है उसको रखा जाता है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी में। ड्राई इसीलिए क्योंकि बारिश थोड़ी सी कम आती है, ठीक है। इसके साथ साथ इन दोनों रीजन्स में आपका एक काफी डिस्टिंक्टिव फ्लोरा एंड फौना के बीच में डिस्टिंक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी सारी स्पीसीज पाई जाती है यहाँ पर, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है पालघाट गैप में, सॉरी साउथ ऑफ पालघाट गैप एंड द नॉर्थ ऑफ पालघाट। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज डैम या फिर डैम मालवेयर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है अगेंस्ट इंडिविजुअल्स की डेंजरस मेलवेयर है, जिसको TEAM कहा जा रहा है, जो स्पेसिफिकली एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स को टारगेट कर रहा है ना। ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो क्या कर सकता है, जो एंड्रॉयड डिवाइसेस को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस भी गेन कर सकता है सेंसिटिव कंपोनेंट्स के जरिए, कॉल रिकॉर्ड्स जिसमें शामिल हैं, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एंड इवन द डिवाइसेस कैमरा ऑल्सो। तो भाई जो डैम मेलवेयर है बेसिकली ये क्या करता है, ये आपका थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के थ्रू आता है, जो आपकी अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स होती हैं, उनके थ्रू फैलता है। और ऐसी एप्लीकेशंस जो आपकी अनट्रस्टेड या अननोन सोर्सेज को बिलोंग करती है, ये यूजर्स को जनरली ल्योर करते हैं डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए इन्फेक्टेड फाइल्स को, है ना। और उसके बाद जो मेलवेयर होता है वो क्या करता है, सिक्योरिटी को बाईपास कर लेता है और एंड्रॉयड डिवाइसेस में अंदर घुस के तबाही मचा देता है। नेक्स्ट आते हैं नासा फॉर्म्स एसोसिएशन विद IBM's AI टू इंस्टिगेट जियोस्पेटियल मॉडल विल डिस्कवर क्लाइमेट डेटा। तो नासा ने टीम अप किया है IBM कंपनी के साथ में और एक नया प्रोजेक्ट ये लेके आए हैं, जिसकी वजह से जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है उसको प्रॉपरली यूज किया जाएगा एक सस्टेनेबल फाउंडेशन मॉडल बनाने की। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है अर्थ की वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है ना। तो एक इमीडिएट नीड भाई जनरेट की जाती है कि भाई चीजों को मैनेज किया जा सके, लोगों को वार्न किया जा सके अगर कुछ भी खतरे वाली चीज आती है, अब कुछ अलार्मिंग चीज आती है ना, कोई भी ऐसी चीज आ रही है जिससे कोई खतरा हो सकता है तो उसके बारे में तुरंत ही अलार्म किया जा सके। तो नेशनल एरोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन IBM के साथ में कोलैबोरेशन किया है ये जियोस्पेटियल फाउंडेशन मॉडल को डेवलप करने के लिए, जिससे आपका फायर, फ्लड्स और बाकी लैंडस्केप फॉर्मेशंस के बारे में आइडेंटिफाई किया जा सके और प्रॉपरली अर्ली सिस्टम वार्निंग जनरेट किया जा सके। अब अगर हम जियोस्पेटियल मॉडल फाउंडेशन मॉडल की बात करें तो इसको कहा जाता है GIS, है ना। जियो स्पेटियल मॉडलिंग या फिर GIS एक स्पेशल टेक्निक है जो आपकी डेटा से रिलेटेड पैटर्न्स को डिटेक्ट करती है, जो आपके मैप्स से रिलेटेड हो या फिर किसी भी तरह के जियो स्पेटियल कंटेंट से रिलेटेड। स्पेटियल या जियोस्पेटियल डेटा आपका लोकेशन और डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट से फाइंड आउट किया जाता है। ऐसे किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई ये कंडीशंस फ्यूचर में कहाँ कहाँ अकर होंगी। ये बेसिकली एक प्रिडिक्शन बेस्ड टूल है, एनालाइजिंग कंपोनेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। IBM के पास में खुद का एक IBM को बिग ब्लू नाम से भी जाना जाता है, तो उनके पास में खुद का जियो स्पेशियल AI मॉडल है जिसको उन्होंने कहा है वाटसन XAI, ठीक है। वाटसन AI क्या है, IBM वाटसन एक एडवांस लेवल कंप्यूटर सिस्टम है जो केपेबल होता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक बहुत ही नेचुरल मैनर। इसको IBM की जो रिसर्च टीम है जिसको DeepQA प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, उन लोगों ने डेवलप किया था। वाटसन नेम इसको दिया गया था आफ्टर थॉमस J वाटसन, जो आपके IBM के फाउंडर और फर्स्ट CEO रह चुके। नेक्स्ट इज इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था। तो भाई अर्थव्यवस्था का सबसे पहला करंट अफेयर्स है मई 2023 का कि सेबी इंट्रोड्यूसेस द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम, जिसको कहा गया है LEI। तो भाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, इन्होंने एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है फॉर इशूअर्स, है ना, जो आपके लिस्टेड हैं या फिर जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में लिस्ट होना चाह रहे हैं, सिक्योरिटाइज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में लिस्ट होना चाह रहे हैं एंड सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में लिस्ट होना चाह रहे हैं। तो LEI एक आपका यूनिक ग्लोबल आइडेंटिफायर है लीगल एंटिटीज के लिए जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं।
लीगल एंटिटीज के लिए है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये बेसिकली एक ग्लोबल रेफरेंस डेटा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जो आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हर लीगल एंटिटी को जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का पार्ट है ना। तो LEI कोड जो है ये आपका 20 कैरेक्टर का कोड है जिससे लीगली डिस्टिंक्ट एंटिटीज को आइडेंटिफाई आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज CKYC डेटाबेस, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सेंट्रलाइज नो योर कस्टमर यानी कि CKYC डेटाबेस को हाई रिस्क के तौर पे क्लासिफाई किया है ना। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए चैलेंज पोज कर रहा है। इस मूव की वजह से बैंक्स को अल्टरनेटिव मेथड जो है कस्टमर ऑथेंटिकेशन के लिए, जैसे कि भाई हमारा वीडियो KYC होता है ना, या फिर फिजिकल KYC होता है, तो उसको डेवलप करने के लिए उनको अल्टरनेटिव मेथड्स जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। यही अल्टरनेटिव मेथड्स आपके काम में आएंगे, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि भाई सेंट्रलाइज नो योर कस्टमर डेटाबेस जो है बहुत हाई रिस्क वाला है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि भाई CKYC होता है क्या, तो CKYC या फिर सेंट्रलाइज नो योर कस्टमर सिंप्लीफाई को बेसिकली नो योर कस्टमर का जो प्रोसेस होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए उसको सिंप्लीफाई कर देता है। यानी कि वो कस्टमर डिटेल्स को एक सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी से आपका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपीटेड डॉक्यूमेंट सबमिशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिस्टम ने पॉपुलैरिटी गेन कर ली क्योंकि ये कस्टमर्स के लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है। RBI ने इसको दिया है भाई हाई रिस्क टैग। RBI ने कहा है भाई इसको जो है यूज करने में बहुत ज्यादा रिस्क है ना। तो एक मास्टर डायरेक्शन दी गई है KYC के ऊपर। RBI ने कहा है कि कस्टमर्स को अगर आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं CKYC के थ्रू तो ये बहुत हाई रिस्क है। ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें इन कस्टमर्स का मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए जब तक उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं किया जा सकता फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू या फिर वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जिसको VCIP कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं भाई इंडियन ओरिजिन अजय बांगा चूजन एज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। तो भाई फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन अजय बांगा को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया। सिलेक्शन बेसिकली आपका एक ओपन मेरिट बेस्ड और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू हुआ है। कैंडिडेट्स जो है वो आपके बैंक की मेंबर कंट्री के रहने वाले यानी कि नेशनल्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स को बहुत सारी कंडीशंस को मीटअप करना पड़ता है। एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है उनका अकम्पलिशमेंट का, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने का, और जो कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या गवर्नर्स के थ्रू होना चाहिए या फिर उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के थ्रू होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD का और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का। एक्स ऑफिशियल का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, है ना। ऑटोमेटिकली भाई जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होगा वो आपका IBRD और IDA दोनों का प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन भी कहलाएगा। नेक्स्ट हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मार्च वाले वीडियो में हमने एंजल टैक्स की बात भी की थी। तो भाई अब क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये प्रपोज किया है कि एंजल टैक्सेशन में कुछ चेंजेस लाए जाएंगे और फॉरेन एंटिटीज को नोटिफाइड भी किया है कि भाई जिन्हें आपके टैक्स प्रोविजन से अलग रखा जाएगा, एक्सेम्प्ट किया जाएगा। एंजल टैक्स आपका 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बेसिकली आपका वो टैक्स होता है जो आपकी अनलिस्टेड कंपनीज के द्वारा के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि जो पैसा उन्होंने उठाया है, जो कैपिटल उन्होंने रेज किया है उसके ऊपर लगाया जाता है। ऑब्जेक्टिव सिंपली यही था कि भाई आपका अनअकाउंटेड मनी जो आपका शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के जरिए किसी भी कंपनी के पास में जाता है ना, यानी कि किसी शेयर की वैल्यू कम है लेकिन उसको ज्यादा वैल्यू पे बेचा गया है, यानी कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा उसको बेचा गया हो, तो भाई जो पैसे का डिफरेंस आता है जिसको कंपनी प्रॉफिट के तौर पे शो करती है उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। तो 2023 के बजट प्रपोजल से पहले पहले एंजल टैक्स के जो प्रोविजंस थे वो सिर्फ रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए लागू थे, लेकिन अब बजट प्रेजेंटेशन के बाद क्या हुआ, इसकी जो एक्सटेंशन है वो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स तक भी पहुंचा दिए गए कि भाई आपको भी इसको मानना पड़ेगा। फिर आते हैं विवाद से विश्वास फर्स्ट स्कीम। तो इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने विवाद से विश्वास जो स्कीम है ये आपकी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को रिलीफ देने के लिए कोविड-19 पीरियड के टाइम पे लॉन्च किया था, है ना। ये स्कीम आपकी यूनियन बजट 2023 एंड 24 के दौरान लॉन्च की गई थी। इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इसके अंडर में क्या होगा कि मिनिस्ट्रीज
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी और लिक्विडेटेड जो डैमेजेस होते हैं जो आपके कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान फॉरफिट किए गए थे, डिडक्ट किए गए थे एमएसएमईज के, वो उनको वापस लौटा देंगे। फिर आते हैं भाई सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट यानी कि सीपेज। तो सीपेज आपका ये जनरेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, है ना। कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा ये जनरेट किया गया है, ये इस्टेब्लिश किया गया है एक हैजल फ्री, टाइमली और प्रोसेस बाउंड स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज फॉर एमसीए रजिस्टर के लिए। सीपेज क्या करेगा, सीपेज रजिस्ट्री पे जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करेगा along with keeping the registry clean, ठीक है। और जो ज्यादा मीनिंगफुल डेटा है वो अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड कराएगा। सेंटर आपका सिचुएटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, मानेसर, हरियाणा। नेक्स्ट बढ़ते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तरफ। तो भाई सबसे पहला आ रहा है बुरशापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बुरशापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी असम के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो बुरशापोरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बेसिकली इस रीजन की, बेसिकली इसका लोकेशन कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ ये रहा। ये इस रीजन की एक इम्पोर्टेंट साइट है जहां पर आपकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। सम गवर्नमेंट करंटली बहुत सारे मेजर्स अपना रही है ना, ताकि काजीरंगा से ओरांग, ओरांग ओरांग हाँ, काजीरंगा से ओरांग जो है वहाँ एक कॉरिडोर बनाया जा सके, एक ट्रेडिशनल पाथ बनाया जा सके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए। और ये आपका हो गया जाएगा बुरशापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा। अगर बुरशापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 1974 में इसको एक रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए इसको रिकॉग्नाइज किया गया और इसके नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई। और 1995 में ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बन गई। ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। एंड बेसिकली इट इज अ वेरी थ्राइविंग हैबिटेट फॉर वेरियस फ्लोरा एंड फौना। बुरशापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी एक नोटिफाइड बफर जोन है बिटवीन द काजीरंगा टाइगर रिजर्व, बिटवीन द काजीरंगा टाइगर रिजर्व। और इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी शायद, नहीं नहीं दैट्स। नेक्स्ट आता है चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। तो भाई एक सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन एफर्ट को फॉलो करते हुए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी को सेट अप किया है। एनटीसीए का रोल क्या होता है, एनटीसीए आपकी एक अथॉरिटी है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है, के अंडर में काम करती है। और प्रोजेक्ट चीता भी जो है इनको ही हैंडल करना है। ये एक प्राइमरी गवर्निंग बॉडी है, तो इनका पूरा कोऑर्डिनेशन का, मैनेजमेंट का, रीइंट्रोडक्शन एफर्ट्स का काम एनटीसीए को ही दे रखा है। भाई अब ये प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगी, तो भाई जो एनटीसीए ने है ना, उन्होंने प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई है टू गाइड एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। एस्टीम्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट जो है राजेश गोपाल, उनको चेयरपर्सन बनाया गया इस कमेटी का। वो अपनी एक्सपर्टीज और नॉलेज को इस कमेटी में लगाएंगे। और आपकी जो चीतास को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए सेंचुरी है, इट इज कॉल्ड कूनो नेशनल पार्क, है ना। कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश की शिवपुरी के पास में लोकेटेड है। ये आपका चीतास के रीइंट्रोडक्शन के तौर पे, सेंचुरी के तौर पे इलेक्ट किया गया, ठीक है। ये नेसेसरी रिसोर्सेज और कंडीशंस जो चीतास को थ्राइव होने के लिए चाहिए होते हैं, उनकी एक आइडियल लोकेशन के लिए चाहिए होते हैं, तो उसके तौर पे काफी सही है। इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी अपनी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एनटीसीए के साथ में पार्टनर किया है प्रोजेक्ट चीता के लिए, ठीक है। इसमें चीता एक्सपर्ट्स आपके अफ्रीकन चीता कंजर्वेशन के आएंगे, WII के आएंगे। ये बेसिकली आपकी इनसाइट्स और एडवाइसेस सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस प्रोग्राम के लिए, रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए जारी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भाई हम आते हैं न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइनी क्लैम श्रिम्प। तो रिसर्चर्स ने क्या किया है, दो जेनेटिकली यूनिक स्पीसीज ऑफ स्पाइनी क्लैम श्रिम्प्स की खोज निकाली है। इनको भाई अलग अलग नाम दिए हैं। इनको नाम दिया है स्पाइनी पोडेटेंस, ये आपके पाए हैं कर्नाटक एंड गोवा, ठीक है। ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है। ये आपकी पहले की जो इंडियन स्पीसीज है प्रीवियसली आइडेंटिफाइड है उससे काफी ज्यादा अलग है।
तो स्पाइनी क्लैम श्रिम्प्स जो होते हैं ये बेसिकली क्लैम्स नहीं होते, इनको क्लैम्स कहा जाता है लेकिन ये क्लैम्स नहीं होते हैं। ये आपके आते हैं क्रस्टाशियंस की कैटेगरी में, क्रस्टाशियंस की कैटेगरी में आते हैं। ये टेम्परेरी फ्रेश वाटर बॉडीज में ऑल अराउंड द वर्ल्ड पाए जाते हैं एक्सेप्ट इन अंटार्कटिक, अंटार्कटिक के अलावा बाकी सब जगह पाए जाते हैं। इनकी जो यूनिक फीचर है वो उनकी क्रस्टाशियंस की फैमिली से इनको अलग करते हैं, यानी कि इनके पास एक स्पाइन है ना, इनके अंदर में स्पाइन पाई जाती है इनके रोस्ट्रम के ऊपर की तरफ, ये बेसिकली इनके सिर के पीछे से निकली हुई होती है। नेक्स्ट भाई हम बात करते हैं टू न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स। तो भाई दो नई स्पीसीज जंपिंग स्पाइडर्स की जो है वो रिसर्चर्स के द्वारा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स के द्वारा खोज निकाली गई हैं। ये जो स्पाइडर्स है ये आपकी बिलोंग करती हैं जेनस फिनटेला फैमिली, ठीक है। और ये आपकी श्रब्स और ग्रासेस, पत्तियों के नीचे, झाड़ियों के नीचे, पेड़ की छाल के नीचे जनरली पाई जाती हैं। इनकी जो डिस्कवरी है वो आपकी एरेक्नोलॉजी, यानी कि ये एक ब्रांच होती है साइंस की जो स्टडी ऑफ आर्कनाइट्स के साथ में डील करती है। आर्कनाइट्स की फैमिली में स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, सूडो स्कॉर्पियंस ये सब बिलोंग करते हैं। अब इन लेटेस्ट स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स की डिस्कवरी से पहले तकरीबन 12 आइडेंटिफाइड स्पीसीज फिनटेला की इंडिया में थी, ठीक है। तो इसमें से जो वन ऑफ द न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स की, ये आपके ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढ निकाला है। इनको नाम दिया है फिनटेला थ्रिटेई, है ना, इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर धृति बनर्जी जो आपकी पहली फीमेल डायरेक्टर थी ZSI की अगस्त 2021 में। इसके साथ साथ दूसरी जो स्पीसीज है उसको नाम दिया फिनटेला प्लेटनिकी, फिनटेला प्लेटनिकी उसको नाम दिया गया है, डॉक्टर नॉर्मन प्लेटनिक के पीछे उनको नाम दिया गया है। इनकी भी स्टडी आर्कियोलॉजी में काफी ज्यादा डीप रही है। नेक्स्ट बात करेंगे गेको मिजोरम मेनेसिस की। साइंटिफिक नाम में ये नाम अलग से पता चल जाते हैं, है ना। तो भाई सिग्निफिकेंट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू में रिसर्चर्स फ्रॉम मिजोरम यूनिवर्सिटी एंड मैक्स प्लैंक, यार राइटिंग बहुत बड़ा, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी इन टुबिंगन जर्मनी, इन्होंने क्या किया है, एक नई स्पीसीज ऑफ फ्लाइंग गेको को मिजोरम में ढूंढ निकाला। अब इसकी अगर हम बात करें तो भाई ये आपकी बिलोंग करती है टाइशोजोन सब जेनस को, ठीक है। इनके अंदर में फ्लाइंग, पैराशूट या ग्लाइडिंग गेकोस पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड इस सब जेनस के अंदर में 13 स्पीसीज आती हैं। ये आपकी साउथ ईस्ट एशिया में प्रीडोमिनेटली पाई जाती हैं और इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इनको ट्रीज के बीच में ग्लाइड करने में हेल्प करते हैं, यानी कि तकरीबन उड़ते हुए चली जाती है, ठीक है। तो फ्लाइंग गेकोस में आपकी गेको मिजोरमेनेसिस आ जाती है। ये एक आर्बोरियल क्रिएचर है, यानी कि आर्बोरियल, यानी कि ये ट्रीज को इनहेबिट करता है, पेड़ों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। रिमार्केबल एबिलिटी होती है एक ट्री से दूसरे ट्री तक उड़ के जाने की, ठीक है। नॉक्चुरल होते हैं नेचर में, इनकी जो एक्टिविटीज होती है वो रात के टाइम में काफी ज्यादा हाइटेंड होती है, ठीक है। इनके जो लिम्स होते हैं वेब्ड होते हैं, यानी कि जाले टाइप के रहते हैं इनके पैरों में, और ये बेसिकली इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये मतलब एग्जैक्टली फ्लाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना हो तो ये उतना फ्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं भाई पाइसोडोनोफिस कलिंग। तो अगेन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एक्साइटिंग डिस्कवरी की है इन द वाटर्स ऑफ उड़ीसा गंजम डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा की गंजम डिस्ट्रिक्ट में एक सिग्निफिकेंट एक्साइटिंग डिस्कवरी की गई है। ZSI के साइंटिस्ट ने एक प्रीवियसली अननोन स्पीसीज ऑफ ईल उसको खोज निकाला है और उसको नाम दिया है पाइसोडोनोफिस कलिंग। तो पिसोडोरफिस कलिंग जो है, जो आपकी उड़ीसा के एशियंट नाम कलिंग को डिनोट करता है, तो कलिंग स्नेक ईल भी इसको कहा जा रहा है, इसका कॉमन नेम रहेगा। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं बाओबाब्स की। तो सेंट्रल इंडिया के कुछ भील ट्राइब्स हैं, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के कुछ भील ट्राइब्स हैं, बेसिकली वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिसीजंस को अपोज कर रहे हैं, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो आपके बाओबाब्स की जो ट्रीज हैं इनको उखाड़ा जाएगा और इनको कमर्शियल यूज के लिए यूज किया जाएगा। बाओबाब्स जो आपके हैं ये बिलोंग करते हैं एडेनसोनिया, एडेनसोनिया जेनस को बिलोंग करते हैं। ये आपके अफ्रीका को बेसिकली नेटिव
अफ्रीका के ही है, ये अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इंडिया से बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। इनकी जो पैरल, जिनकी ट्रंक होती है, ये आपकी पैरल की तरह होती है ना। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्गेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ये तकरीबन 2000 साल तक आराम से इनका लाइफ स्पैन रहता है। और इनकी इथनो बॉटनिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो ट्री की जो आपके यूनिक पेंडुलस फ्लावर्स होते हैं, वो आपके बैट्स और बुश बेबीज के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं। इनको IUCN स्टेटस दिया गया है इन डेंजर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इनकी GI टैग के लिए, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए भी डिमांड किया है। तो भाई इसके साथ हमारा मई 2023 के करंट अफेयर्स हो जाते हैं खत्म। इन करंट अफेयर्स की डिटेल्ड मंथली PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इनकी मंथली PDF के लिए आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी होगी, वो लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप तक ले जाएगी, और उस ग्रुप में आपको इस PDF को आप आराम से ढूंढ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कीजिए। और प्रिंट करने के बाद में भाई उनको तकरीबन 10 से 12 बार तो इनके आपको रिविजन्स लगाने पड़ेंगे, है ना। रिविजन्स भाई आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तभी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अदरवाइज अगर आप सरफेस लेवल की स्टडी करेंगे तो फिर भाई सरफेस लेवल की स्टडी में आपको ये करंट अफेयर्स हेल्प नहीं करेंगे। ये करंट अफेयर्स आप देख पा रहे हैं भाई, वन लाइनर्स नहीं है। ये करंट अफेयर्स में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो रही है, किस इंस्टीट्यूट ने खोज निकाला है, कहाँ पर है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ठिकाना है। सिंपली आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि भाई बाओबाब्स क्या है ना। आपसे फॉरेन शॉपिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ साथ 3 हमारी MCQs की सीरीज भी आ चुकी है। जनवरी से लेके फरवरी के करंट अफेयर्स की एक सीरीज आ चुकी है। इसके साथ साथ मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स की सीरीज भी आ चुकी है। और रिसेंटली आज सुबह मैंने मई और जून के करंट अफेयर्स की सीरीज भी डाली। नेक्स्ट वीक तक आपके पास में जुलाई से लेके अगस्त के करंट अफेयर्स की सीरीज आ जाएगी। और फिर उसके बाद एक कंबाइंड हम सीरीज करने वाले हैं जो जनवरी से लेके आपकी अगस्त तक के करंट अफेयर्स की रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक करेंगे करंट अफेयर्स, फिर हम दिसंबर जनवरी करेंगे। तो भाई आने वाले टाइम में बहुत सारा कंटेंट आपके पास में आने वाला है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड डोंट फॉरगेट, हम CAPF का जो नया बैच है वो 1-2 दिन में लॉन्च करने वाले हैं। उसके रजिस्ट्रेशन चालू करने वाले हैं। 120 दिन का भाई ये बैच होने वाला है। सारी डिटेल्स जो है वो आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सब जगह मिल जाए। ठीक है, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू।